चलो, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हो रहा है ये? ओके, कल की क्लास के बाद जो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे कल, कुछ अच्छे खासे भारी क्वेश्चंस थे, है ना, कॉम्बो वाले। घर जाके प्रैक्टिस किया सबने? कितने जनों ने प्रैक्टिस किया? 1 2 3 4, ओनली 4। बाकी किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया? देखो भैया, मैं बार बार कह रहा हूं, 90-50 90-50 इजीली गेटेबल, लेकिन मैं 50 में खुश हो रहा हूं। ओके, बस और कुछ भी नहीं बोलूंगा। ओके, ओवरऑल एग्रीगेट बिकॉज ऑफ 90 कैन क्रॉस 300, बट बिकॉज ऑफ 50 विल बी बिलो 250, बट आई एम हैप्पी विथ इट। तो आपके ऊपर है, करियर आपका है, आगे चल के आपको ही सब लोग मतलब अगर 300 क्रॉस हो गया तो जो प्रेज मिलेगा वो आप ही को मिलेगा, बराबर। उसके जो एडवांटेज मिलेंगे आप ही को मिलेंगे। 90 प्लस इन अकाउंट्स, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट बन के रह जाएगा आपके लिए, राइट। लेकिन चाहे तो उसी को 50 में भी अपन खुश रहते हैं, कोई क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है। ये वही बात है ना, कोई सैलरी पैकेज 1 करोड़ 2 करोड़ का मारता है और कोई 10-15 हज़ार में भी मैं खुश हूँ, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ऐसी बात है, तो डिपेंड्स ऑन यू। पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है। सर हम लोग इसी में खुश है, मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए, मोह माया नहीं है मुझे कुछ ज़्यादा, ठीक है। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। ओके, चलो मैं आज का टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। आज कुछ इंपॉर्टेंट है, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान देना सबको ज़रूरी है। आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले हमें कुछ समझना है, क्योंकि आज के सेशन में हम लोग जो बात डिस्कस करने जा रहे हैं, ये लॉजिक कहीं नहीं मिलता, ठीक है। ये लॉजिक आप लोग यहां पर अभी लिखेंगे, ऑलराइट। तो चलिए देखते हैं, शुरू करें। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज, व्हाट इफ द एरर कुड नॉट बी रेक्टिफाइड इन द सेम ईयर। अगर मैं सेम ईयर में एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाया तो क्या करेंगे। अच्छा वहां नहीं दिखा, एक मिनट। ठीक है ना, हाँ। चलो, सो व्हाट इफ द एरर कुड नॉट बी रेक्टिफाइड इन द सेम ईयर। सेम ईयर में अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखो, बैकग्राउंड तैयार करता हूं मैंने इस साल में, which is basically suppose let us assume that this year is 2022, okay, this year is 2022, okay। इस ईयर में मैंने बहुत सारे जर्नल एंट्रीज पास किए और लेजर में पोस्ट कर दिया, ठीक है। यहां पर जब मैं जर्नल एंट्री पास कर रहा था, मैंने बहुत सारे अलग अलग तरह के अकाउंट बनाए, बराबर। यहां पे हो सकता है कोई पर्सनल अकाउंट था, कोई रियल अकाउंट था, कोई नॉमिनल अकाउंट था, या कोई एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट था, या कोई असेट का अकाउंट था, या कोई कैपिटल या लायबिलिटी का अकाउंट था। मैंने दोनों तरह से बता दिया, मैंने दोनों तरह से बताया, समझ रहे हो। ट्रेडिशनल यूके अप्रोच से भी, पर्सनल रियल नॉमिनल, या मैंने यूएस अप्रोच से भी बताया, यानी मॉडर्न अप्रोच से कैपिटल, लायबिलिटीज, असेट्स, एक्सपेंस, इनकम, बराबर। तो मैंने इस तरह के अलग अलग तरह के अकाउंट बनाए, और ये अकाउंट बनाते वक्त मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे गलती की, ऑलराइट। अभी गलती कहां हो सकता है, कैपिटल अकाउंट में हो सकता है कि नहीं। कैपिटल अकाउंट में तो हो ही नहीं सकता सर, क्यों हो सकता है, हो सकता है सर। लायबिलिटी में हो सकता है, असेट, एक्सपेंस, इनकम, भैया कहीं पे भी हो सकता है, बराबर। ये गलती कहीं पे भी हो सकता है। और अगर ये गलती 2022 में हुआ है तो कहना इसे कि 2022 का फाइनलाइजेशन करने से पहले, यानी फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले, मैंने ये गलती को सुधार लेना चाहिए। मानते हो ये बात? अगर मैंने इन सब में कहीं पे भी कोई भी एरर किया है
तो मेरा ये ईयर क्लोज करने से पहले, इस ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने से पहले, कैन आई से दैट आई शुड डिटेक्ट ऑल द एरर्स एंड आई शुड रेक्टिफाई देम? ओके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर ड्यू टू सम रीजंस मैं ये नहीं कर पाया, ड्यू टू सम रीजंस मतलब देखो बात को समझो, ये एरर डिटेक्ट कब हो रहा है, तब तो रेक्टिफाई करेंगे ना। एरर डिटेक्ट होते होते टाइम लग गया, ठीक है, एरर डिटेक्ट होते होते ऐसा एक टाइम आ गया कि मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहीं पे तो भी सबमिट करने हैं। लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, मानते हुए ये बात सब लोग, लीगल कंप्लायंसेस के मुताबिक मुझे ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने का वक्त आ गया है। आई कैन नॉट वेट एनी मोर, ठीक है। और मेरे पास अभी कुछ एरर्स है जो अभी तक मालूम नहीं कैसे रेक्टिफाई करूं, क्या हुआ एग्जैक्टली, कौन से एरर है अभी तक डिटेक्ट भी नहीं हुए, मान लो। अगर ऐसा है तो मैं क्या करूं, मुझे तो लीगल कंप्लायंसेस पूरे करने ही होंगे ना। तो मैं यहां पर इन एरर्स के साथ ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाऊंगा। एरर है लेकिन एरर के साथ ही मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाऊंगा। सीए जब यहां पे ऑडिट करेगा और जब इस पे अपना सर्टिफिकेट मतलब अपना सिग्नेचर देगा तो वो क्वालिफाई करेगा। क्वालिफाई करेगा मतलब क्या होता है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बाकायदा लिखेगा कि भाई साहब देयर आर स्टिल सम एरर्स व्हिच आर नॉट येट डिटेक्टेड, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया जाएगा और लीगल कंप्लायंसेस फिलहाल के लिए पूरे कर लिए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम आ गए हैं इन 2023, ठीक है, हम यहां पे आ गए। अब यहां पर आ गए तो कैन आई से कि देयर विल बी सम न्यू ट्रांजैक्शंस। 2023 के भी तो ट्रांजैक्शंस होंगे, 2023 में भी कुछ पर्सनल अकाउंट बनेंगे, कुछ रियल अकाउंट बनेंगे, कुछ नॉमिनल अकाउंट बनेंगे, यानी या तो कैपिटल या लायबिलिटी, या तो असेट या तो एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट बनेंगे, बराबर। अब जरा समझने की कोशिश कीजिए, ये जो पिछले साल वाले जो चीजें हैं ये भी यहां पर एज इट इज आए हैं और इस साल के कुछ नए चीजें भी है, बराबर। तो अब कहना से कि मैंने सबसे पहले पिछले साल के जो गलतियां यहां पे आ चुके हैं इनको रेक्टिफाई करना चाहिए, बराबर। कि ऐसा कर दूं, नहीं यार छोड़ यार, पिछले साल का गलती को कौन रेक्टिफाई करता बैठे, छोड़ो उसको, अभी अपन नए ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, नए ट्रांजैक्शंस लिखते हुए चलते हैं, पुराने वाले बाद में देखते बैठेंगे यार कभी तो भी। ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना। व्हाट वी शुड डू इज पुराने चीजों को पहले करेक्ट करो, पुराने चीजों को पहले रेक्टिफाई करो और उसके बाद नए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना शुरू करो, या साइमल्टेनियसली दोनों काम करो। चलो मतलब नए ट्रांजैक्शंस तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते जाओ ही, लेकिन पुराने जो चीजें थे उनको भी रेक्टिफाई करते हुए चलो, बराबर। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि इफ द एरर्स कुड नॉट बी रेक्टिफाइड इन द सेम ईयर और इससे हमें अगले साल रेक्टिफाई करना पड़ रहा है तो ये कैसे किया जाएगा, दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, ठीक है। अरे श्री अटेंडेंस शीट ला लेना ना। हाँ हाँ, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड तैयार हो गया, दिमाग में क्लियर हो गया कि हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं आज। ऑलराइट, चलो आ जाओ कॉन्सेप्ट बुक पे सब लोग। ओह सॉरी, ठीक है, यस। तो देखिए यहां पे 2022 इधर हमने एरर किया है इन एनी असेट, लायबिलिटी या कैपिटल, ठीक है, या हमने एरर किया है इन एनी एक्सपेंस या इनकम। ओके, मैंने ऐसे दो कैटेगरीज बनाए हैं, देख रहे हो आप। सबसे पहले मुझे यही चीज पे ध्यान देना है, सबका ध्यान है क्या? चलिए मुझे बताइए ऐसा क्यों किया, बताइए आप लोग, आपका ध्यान नहीं है ना, बताइए ऐसा क्यों डिफरेंशिएट किया मैंने। तो अगले साल का है तो मैं डिफरेंशिएट क्यों कर रहा हूं, एसेट कैपिटल लायबिलिटी अलग और एक्सपेंस इनकम अलग क्यों कर रहा हूं, मैं सबको एक साथ क्यों नहीं रख रहा हूं? व्हाई नॉट कैपिटल डिफरेंट, व्हाई नॉट एसेट डिफरेंट? देखो मैं एक ही बात कह रहा हूं, दिस लॉजिक इज नॉट इन एनी बुक अवेलेबल, एनी बुक, मॉड्यूल तो छोड़ो किसी भी बुक में नहीं है। तो मैं यहां पे सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि सब लोग एकदम ध्यान दे, कोई बातें ना करें, ओके। चलो ध्यान दो, अभी मैंने यहां पे दो कैटेगरीज की है। कौन से दो कैटेगरीज किए हैं? सबसे पहला कैटेगरी दिख रहा है असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल।
दूसरा जो कैटेगरी दिख रहा है वो है एक्सपेंस एंड इनकम। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक कारण है, ठीक है? वो कारण क्या है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, आपको दिख रहा है यहां पे बीच में एक लाइन खींचा हुआ है और यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हमने बनाए हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर? हमने यहां पे बनाए हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ध्यान से देखना, जब हम लोग 2022 को समराइज करते हैं, 2022 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं? हम समराइज कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हम समराइज करते हैं, एक्सपेंस के अकाउंट्स और इनकम के अकाउंट गेट क्लोज्ड। एक्सपेंस के अकाउंट और इनकम के अकाउंट गेट क्लोज्ड, ओके? वाइल असेट के अकाउंट, लाइबिलिटी के अकाउंट या कैपिटल के अकाउंट गेट कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है? आपको ये क्या नजर आ रहा है? देखो, एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, दीज गॉट कैरीड फॉरवर्ड। अगले साल हम इन्हें कहते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है? लेकिन क्या ये एक्सपेंस और इनकम के साथ हुआ? नहीं हुआ, ये यहां पर है ही नहीं। ये एक्सपेंस और इनकम यहां अगले साल तक आए ही नहीं। वो क्या हो गया? वो उसी साल में खत्म हो गया, क्लोज हो गया। मतलब इसका मतलब समझाने में कि मैं कोशिश करता हूं, ठीक है? देखो, गणपति बप्पा मोरया, कितने जनों के घर में गणपति बप्पा बैठते हैं? यस, मेजॉरिटी ऑफ यू, ठीक है? अच्छा, तो हर साल गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदते हो आप लोग, है ना? क्या करते हो आप लोग? हर साल जो गणपति बप्पा देते हो, वो गणपति बप्पा का विसर्जन होता है और अगले साल एक और नया गणपति बप्पा का मूर्ति आता है, होता है ऐसा, बराबर? अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अनफॉर्चुनेटली मान के चलो इस साल के गणपति बप्पा की मूर्ति में कुछ तो भी, ऐसा होना नहीं चाहिए, गलत है, लेकिन मान के चलो कुछ तो भी एक डिफेक्ट आ गया उस मूर्ति में, मान लो, ठीक है? एक उंगली टूट गया या ऐसा कुछ तो भी, मुकुट का एक पोर्शन टूट गया, ऐसा कुछ तो भी हुआ, समथिंग हुआ, ठीक है? अगर ऐसा हुआ तो मैंने इस मूर्ति को तो विसर्जन दे दिया, ठीक है? अब अगले साल मैंने मूर्ति लिया, मैं उस मूर्ति को बोलूंगा पिछले साल के मूर्ति में मुकुट में वो टूट गया था, तो इस साल की मूर्ति को ठीक कर देता हूं मैं। कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई? पिछले साल का मूर्ति भी गलत हुआ तो मैं इस साल की मूर्ति को कैसे ठीक कर सकता हूं? कुछ समझ रहे हो? तो ऐसा ही कुछ हो रहा है एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट के साथ। एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट 2022 एंड होते ही विसर्जन हो गए, खत्म। अब 2023 में अगर कोई एक्सपेंस या इनकम का अकाउंट बन रहा है, वो नया अकाउंट है। तो भाई साहब, अगर मैंने पिछले साल के एक्सपेंस और इनकम में गलती किया तो इसके लिए मैं इस साल के एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट को सुधार दूं, क्या यह सही होगा? नहीं। बात समझ में आ रहा है? गेटिंग मी? लेकिन ऐसा असेट, लाइबिलिटी या कैपिटल के साथ नहीं होता। देखो, गणपति बप्पा की मूर्ति अलग होती है जो अपन हर साल खरीदते हैं, लेकिन घर पे पूजा पाठ के लिए ऐसे और भी मूर्तियां वगैरह होते हैं मेटल के, क्या ये भी हम लोग हमेशा विसर्जन दे देते हैं? नहीं, वो तो रखा रहता है, परमानेंट रखा रहता है हमारे पास, बराबर? अब वही मूर्ति अगर हर साल पूजा जा रहा है और उसी में कोई गलत कुछ तो भी डिफेक्ट आया मान लो, तो मैं उस मूर्ति को ठीक कर सकता हूं, क्योंकि वो मूर्ति मैंने विसर्जन थोड़ी ना दिया है, वो तो मेरे पास अभी भी है। कैन आई से सो? तो इसी तरह से असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल अकाउंट, ये तीनों अकाउंट इस साल से अगले साल एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हुए। तो अगर मैंने असेट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या लाइबिलिटी अकाउंट में कोई भी गलती किया है, मैं उसे बिल्कुल रेक्टिफाई कर सकता हूं, क्योंकि वो एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो गया है। ठीक है, इतना गया दिमाग में? तो गड़बड़ कहां है? एक्सपेंस और इनकम, क्योंकि वो खत्म हो गए, वो क्लोज हो गए, लेकिन बाकी सब एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, इसलिए मैं उसे एज इट इज ठीक कर सकता हूं। ठीक है, आपको नीचे एक और दिख रहा है, आपको यहां पे दिख रहा है ये इफ देयर इज डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। जरूरी नहीं है कि भैया गलती की है तो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आएगा ही, है ना? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए वहां पे इफ लिखा है। ठीक है, तो इफ देयर इज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, उसको मैंने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया होगा। अब बताइए, सस्पेंस अकाउंट पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? अरे भैया वो कुछ भी हो सकता है, इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट, है ना? अगर गलती पर्सनल में है, रियल में है, नॉमिनल में, कहीं पे भी है, वो सबका मिला जुला इफेक्ट सस्पेंस में दिख रहा है। तो वो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस अभी भी पड़ा होगा अगर मैंने रेक्टिफाई नहीं किया। तो ये सस्पेंस अकाउंट ऑल्सो गेट्स कैरीड फॉरवर्ड, ये अगले साल गेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, तो क्या क्या कैरी फॉरवर्ड होकर अगले साल आए?
आप देख रहे हो, एक तो एसेट, एक लाइबिलिटी, एक कैपिटल और एक सस्पेंस। ये 4 अकाउंट एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल आएंगे, ठीक है। लेकिन एक्सपेंस के अकाउंट और इनकम के अकाउंट अगले साल कैरी फॉरवर्ड होके नहीं आएंगे, वो वहीं खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इतना क्लियर? बहुत बढ़िया। अब इसके नीचे मुझे यहां पे कुछ कुछ चीजें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मुझे रेक्टिफाई करना है, ठीक है। मुझे अगर रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन यहां पे लिखो, रेक्टिफाई, वो बॉक्स पता नहीं हट गया बीच में, ठीक है। रेक्टिफाई, तो रेक्टिफाई कैसे करूंगा, रेक्टिफाई इन, या रेक्टिफाई लिखो सिर्फ, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहां पे नाम लिख रहा हूं। अगर ये कोई एसेट का अकाउंट है, ठीक है, तो मैं रेक्टिफाई किसे करूंगा, अगर कोई एसेट का अकाउंट है तो मैं रेक्टिफाई किसे करूंगा, उसी एसेट अकाउंट को। मान लो बिल्डिंग अकाउंट में गलती कर दी, कैसे गलती कर दी, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गया, ठीक है, हो सकता है ऐसा। अगर बिल्डिंग अकाउंट में मैंने कोई गलती की इन 2022, तो 2023 में बिल्डिंग बदल के कोई और एसेट हो गया क्या, वो तो वही बिल्डिंग है। तो मैं अगर 2022 में चार्ज करना भूल गया, 2023 में चार्ज कर दूंगा। समझ गए बात को? अगर मैंने किसी एसेट में गलती की है तो उसे रेक्टिफाई करने के लिए मैं उसी एसेट को सुधारूंगा। सिमिलरली अगर मैंने किसी लायबिलिटी में गलती की है, लायबिलिटी के अकाउंट में गलती की है, तो मैं सुधारने के लिए उसी लायबिलिटी अकाउंट को करेक्ट करूंगा, ओके। सिमिलरली अगर मैंने कैपिटल अकाउंट में गलती की है तो उसे भी रेक्टिफाई करने के लिए मैं उसी कैपिटल अकाउंट को करेक्ट करूंगा। एंड सिमिलरली अगर सस्पेंस अकाउंट मुझे दिखाई दे रहा है, सस्पेंस अकाउंट में गलती नहीं हो सकती, सस्पेंस अकाउंट इटसेल्फ इज द अकाउंट ऑफ एरर्स, मुझे इसे खत्म करना होता है ना। तो अगर मैं सस्पेंस अकाउंट को पिछले साल खत्म नहीं कर पाया तो मैं उसी सस्पेंस अकाउंट को इस साल खत्म करूंगा। सस्पेंस में मैं रेक्टिफाई लिखने की जगह लिख रहा हूं क्लोज, क्योंकि सस्पेंस को मुझे खत्म करना होता है, ठीक है। तो भैया अब अगर गलती किसी एक्सपेंस के अकाउंट में है या किसी इनकम के अकाउंट में है तो अब मैं क्या करूंगा, अब गलती क्या हो गई कि ये सारे के सारे अकाउंट हो गए हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड कैसे हुए, सारे एक्सपेंस और इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोज किए जाते हैं बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू ईदर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां जाता है ये, ठीक है। और ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फाइनल बैलेंस जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉफिट या लॉस, ये फाइनली जाता है कैपिटल अकाउंट में। तो भाई अगर मैंने मान के चलो सैलरी अकाउंट में गलती करके रखा हुआ है, रेंट अकाउंट में गलती करके रखा है, सेल्स अकाउंट में गलती करके रखा है, कोई भी नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट में गलती करके रखा है, तो वो अकाउंट अब है ही नहीं, वो अकाउंट क्लोज हो गए। क्लोज होके कहां गए, क्लोज होके ये पहले गए ट्रेडिंग और पीएनएल, लेकिन ट्रेडिंग पीएनएल भी क्लोज हुए, ट्रेडिंग पीएनएल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, तो ट्रेडिंग पीएनएल भी क्लोज हुआ, कहां गया, ये फाइनली क्लोज होके गया कैपिटल में। तो अगर मैंने गलती किसी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट में किया तो मुझे कौन से अकाउंट को सुधारना होगा, मुझे कैपिटल अकाउंट को सुधारना होगा। ये बात जा रहा है दिमाग में? एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, मुझे बताओ, जरूरत क्या है यार। मैं सैलरी अकाउंट क्यों बना रहा हूं, रेंट अकाउंट क्यों बना रहा हूं, सेल्स अकाउंट क्यों बना रहा हूं, प्रॉफिट, राइट। आई वांट टू नो कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, राइट। इसी के लिए मैंने नॉमिनल अकाउंट मेंटेन किया है, बराबर। अब ये सारे नॉमिनल अकाउंट्स को मैं एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज करूंगा ना, तो मैं इनको समराइज करूंगा। समराइज कैसे करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना के। तो ट्रेडिंग पीएनएल में सारे के सारे एक्सपेंस इनकम इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे मुझे पता चलता है कि व्हाट इज माय प्रॉफिट और लॉस। लेकिन ये प्रॉफिट लॉस बिलोंग किसको करता है, अगर लॉस हुआ कौन बेयर करेगा, प्रॉफिट हुआ किसको मिलेगा, ओनर को। ओनर के अकाउंट को हम क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो ये फाइनली कहां जाता है, कैपिटल अकाउंट में।
ठीक है। तो अगर किसी एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट में गलती हुई है तो ये क्लोज हो चुके हैं और क्लोज होकर ये कैपिटल अकाउंट में आए हैं। तो इस साल जो मेरे सामने आ रहा है वो है कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैंने पिछले साल के एक्सपेंस या इनकम में कोई गलती की है तो मुझे इस साल का कैपिटल अकाउंट रेक्टिफाई करना होगा। क्लियर? इतना क्लियर? चलो अब हम लोग एक छोटा सा एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे एक एग्जांपल दिख रहा है आपको, ये एग्जांपल से हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा विजुअली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मिनट, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लो एक बार, उसके बाद हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे। एक मिनट। हाँ, ओके, देखो, so what I'm going to explain you right now is something which is basic of final accounts। ठीक है, मैं आपको फाइनल अकाउंट्स बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सब लोग ध्यान देंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले इसको सिर्फ समझ लो और उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट बुक में इसको लिख के करेंगे। ठीक है, सबसे पहले सब लोग ध्यान है, सबका ध्यान है, सबका ध्यान है। हम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में ही है, हमने अभी तक फाइनल अकाउंट शुरू नहीं किया है। पीछे दे दो उसको, हमने अभी तक फाइनल अकाउंट शुरू नहीं किया है, लेकिन रेक्टिफिकेशन में फाइनल अकाउंट्स का एक अंश है। अंश मतलब एक पार्ट है। ओके, हाँ, तो यही फाइनल अकाउंट्स बेसिक में यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स में भी काम में आने वाला है। ठीक है, तो चलिए आराम से, व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स क्या होता है? एनी आइडिया? फाइनल अकाउंट्स हमने पढ़ा हुआ है, होता क्या है फाइनल अकाउंट्स? क्या होता है? क्लोजिंग। इज इट ओनली क्लोजिंग? Calculate profit. Is it only calculating profit? Financial position of business, assets, liabilities. तो उसको अगर मैं एक वर्ड में डिफाइन करूं, कैसे डिफाइन करूंगा? एक वर्ड में? नहीं, फाइनल अकाउंट, बैलेंस शीट। चलो, सबसे पहले मैं एक वर्ड अगर कहूं फाइनल अकाउंट्स के लिए, जो उसको सबसे अच्छी तरह से डिफाइन करेगा, वो है समरी। व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स पूरे ये इस साल में हम लोगों ने जो भी अकाउंटिंग करके रखा है उसका समरी है। ठीक है, अब व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट इज समरी। समरी ऑफ व्हाट? समरी ऑफ नंबर 1 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, नंबर 2 फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, दो चीजें बताया मैंने, कौन सी चीज बताया? पहला क्या है? समरी ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा क्या है? समरी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
अब आराम से, जब मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं फॉर द होल ईयर, फॉर द होल अकाउंटिंग पीरियड। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल पोजीशन कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, तो ये दोनों में होता क्या है? देखो, सबसे पहले फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब हमारे बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये यहां पे जज किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कैपिटल लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट, बराबर ये मैच हो रहा है कि नहीं। ठीक है, आज मेरा कोई भी एसेट की बात कर रहा हूं, जैसे सबसे कॉमन कैश या बैंक बैलेंस, मुझे बताना क्या ये बैलेंसेस हमेशा कांस्टेंट होते हैं कि हर वक्त चेंज होते रहते हैं? ठीक है, सो इफ आई वांट टू नो व्हाट इज माय कैश पोजीशन, तो आज का पोजीशन अलग होगा, कल का अलग होगा, परसों का अलग होगा। आई कैन नॉट डिफाइन द पोजीशन थ्रू आउट द ईयर, तो मुझे किसी एक वक्त का ही पोजीशन बताना होगा। तो मैं ये कब का बताऊंगा? जब मेरा ईयर एंड हुआ, आखिरी डेट में मेरे असेट्स और लायबिलिटीज का क्या पोजीशन था। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज डिस्क्लोज्ड इन फाइनल अकाउंट्स। ओके, इसमें हमें क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं दिया रहता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने रोल समझा है। ट्रायल बैलेंस का बेसिक रोल ये है कि हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं कि क्या सारे डेबिट क्रेडिट मैच हो रहे हैं कि नहीं। अगर कोई गलती है तो पकड़ में आ जाए भाई, राइट? तो ट्रायल बैलेंस का ये इंटेंशन तो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ट्रायल बैलेंस ऑल्सो हेल्प्स इन फाइनलाइजेशन। कैसे? जरा सोच के देखो, अगर मैं फाइनल अकाउंट्स बना रहा हूं तो मुझे सारे अकाउंट्स का समरी चाहिए। सारे अकाउंट्स कहां बने हुए हैं? लेजर में। लेजर मान के चलो 500 पेज का है, तो क्या मैं एक एक पेज पलटा पलटा के ढूंढते बैठूंगा? नहीं। तो ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, वो 500 पेजेस का समरी मुझे ट्रायल बैलेंस में मिल जाता है। सो ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन मेकिंग द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, तो इसलिए ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहता है और उसके साथ साथ दे रहते हैं कुछ एडजस्टमेंट्स। ये एडजस्टमेंट्स क्या है? दीज आर बेसिकली द एरर्स दैट आर नॉट येट रेक्टिफाइड। समझ में आ रहा है? तो एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट, मस्त रट्टा मार के अपन आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन मालूम ही नहीं रहता मतलब क्या है। ठीक है, सो ट्रायल बैलेंस में जो चीजें की जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो मुझे समराइज करके मिलता है ट्रायल बैलेंस में। लेकिन ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, मे बी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, मे बी एरर ऑफ कमीशन, मे बी एरर ऑफ प्रिंसिपल, कुछ ना कुछ मैंने गलती किया है जो अभी तक ठीक नहीं हुआ, वो मुझे नजर आता है इन एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो मुझे इन सबको ठीक करना होता है और इन सबको ठीक करते हुए वी हैव टू मेक नंबर 1 ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, नंबर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें हम लोग बनाते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं ये फाइनल अकाउंट्स में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट होता क्या है। ठीक है, व्हाई वी से दैट फाइनल अकाउंट्स इज समरी। ठीक है, सब लोग पूरा ध्यान देना। अभी देखो, हम लोगों ने शुरुआत में क्या देखा है कि जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं तो हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ऐसे कुछ तो भी होता है ना? यही देखा था हम लोगों ने शुरुआत में। रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग बोले तो जर्नल एंट्रीज, क्लासिफाई बोले तो लेजर पोस्टिंग। क्या रिकॉर्ड करते हैं? ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स विच आर मॉनिटरी इन नेचर। ऐसे ही कुछ पढ़ा था हमने। चलो, ये कर लिया हम लोगों ने। अब ये होने के बाद देयर आर सर्टेन यूजर्स जिनको हमको ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना है, बराबर? तो ये जो कुछ भी हुआ है हमारे बिजनेस में, इन सबका इंफॉर्मेशन अगर मुझे इन तक पहुंचाना है तो जरा सोच के देखो, ये यूजर्स किस तरह के? ये यूजर्स अलग अलग तरह के। समझो इस बात को। कुछ लोग डिटेल्ड रिकॉर्ड्स चाहते हैं। अगर मैं बिजनेस का ओनर हूं, मुझे सब कुछ चाहिए, आई वांट डिटेल्स। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ समरी में दिलचस्पी है। Getting me? जरा सोच के देखो, अगर मैं ओनर की बात कर रहा हूं, इनको हम कहते हैं इंटरनल यूजर्स। ठीक है, इंटरनल यूजर्स की अगर मैं बात कर रहा हूं, हमको पूरे डिटेल चाहिए, मुझे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए ऑन डिटेल, मेरे को हर एक डिटेल चाहिए भाई। मुझे लेजर भी चाहिए, मुझे जर्नल भी चाहिए, मुझे इंडिविजुअल बिल्स भी चाहिए, मुझे हर चीज चाहिए, बराबर? लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको समरी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जरा सोच के देखना। पहली बात, इंटरनल यूजर्स की बात करें तो they will be having access to the bookkeeping records, journal, ledger, everything, बराबर? ये प्राइमरी बुक, प्रिंसिपल बुक, सब पे इनका एक्सेस होगा, सब्सिडरी बुक वगैरह सब कुछ पे एक्सेस होगा। ठीक है, लेकिन अब जरा सोच के देखो, हम लोग मान के चलो बैंक में गए लोन मांगने के लिए। वी आर गोइंग टू द बैंक, हमको लोन चाहिए। बैंक इज एन आउटसाइडर,
बराबर। बैंक लोन देने से पहले क्या करेगा? बैंक क्या आपके शक्ल देख के लोन देगा? क्या करेगा वो बोलेगा भाई साहब आपके डिटेल्स दिखाओ। उसको क्या चेक करना है? उसको बेसिकली ये चेक करना है कि आप में रीपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं है, बराबर। अब इसके लिए जरा सोच के देखो, रीपेमेंट एबिलिटी है कि नहीं ये देखने के लिए क्या वो आपसे पूरा वाउचर फाइल दो, परचेज बुक दो, सेल्स बुक दो, परचेज रिटर्न बुक दो, सेल्स रिटर्न बुक दो, जर्नल प्रॉपर दो, लेजर दो, ये दो वो दो, सब मांगेगा क्या? पागल हो गए, इतनी फुर्सत कहां है उसके पास? ही डजंट वांट दैट मच डिटेल, गेटिंग मी? और हम भी उनको डिटेल नहीं देना चाहते, तो इनको क्या देना होगा? इनको देना होगा समरी, गेटिंग मी? दे आर इंटरेस्टेड ओनली इन समरी। सिमिलरली जरा सोच के देखो, अब किसके ऊपर एग्जांपल ले हम लोग एग्जांपल लेते हैं आर्या के ऊपर, ठीक है। आर्या ने क्या किया है इस साल का, उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ईमानदारी से टाइम के पहले फाइल कर दिया। सरकार को शक, ये दिमाग खराब, इसको बार बार नोटिस पे नोटिस देना पड़ता, फिर भी रिटर्न फाइल नहीं करता है, और इस बार ईमानदारी से इसने अपना इनकम टैक्स भर दिया। लोचा है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, समझोगे कि नहीं? तो एज अ रिजल्ट ये अभी इसको नोटिस भेजते, भाई तूने, कभी कभी क्या होता है ईमानदारी से काम करने पे भी लोगों को शक हो जाता है, तो इसको नोटिस आया कि भाई मुझे डिटेल्स चाहिए, हमें चेक करना है कि आपने सही से रिटर्न, सही से इनकम टैक्स भरा है कि नहीं। तो मान के चलो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरह से कुछ भी डिटेल्स चेक करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या पूरा डिटेल रिकॉर्ड्स मांगेंगे? नहीं ना, दे विल वांट ओनली समरी। समझ रहे हो? तो सरकार हो गए, बैंक हो गए, जो सरकार हमसे इसी तरह से टैक्स वसूल करते हैं ना कुछ, बराबर। तो जो भी है, तो अल्टीमेटली इफ दे वांट टू नो अबाउट यू, दे विल आस्क फॉर सम समरी, ठीक है। चलो ठीक है, तो यही समरी हम लोग प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्लियर हुआ? व्हाट इज फाइनल अकाउंट्स? फाइनल अकाउंट्स इज बेसिकली जो भी हम लोगों ने वाउचर फाइल्स बनाए, जो भी हमने जर्नल प्रॉपर में लिखा, जो भी हमने लेजर में लिखा, जो कुछ भी किया, ये सब का समरी इज फाइनल अकाउंट्स, जो कि आगे चल के लोगों में सर्कुलेट होता है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो देयर आर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिनके बारे में हम फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूं कि हाउ इट इज समरी, ओके। ध्यान से देखो, अभी हमारे पास, मैं यूके अप्रोच से जा रहा हूं, हमारे पास 3 तरह के अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, बराबर। लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। लेट्स टॉक अबाउट नॉमिनल अकाउंट फर्स्ट, ठीक है। अब अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात करता हूं, तो नॉमिनल अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या है समझने की कोशिश करते हैं, देखो इसके डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले अगर मैं नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, कैन आई से नॉमिनल अकाउंट बोले तो एक्सपेंस या इनकम के अकाउंट, तो मैंने यहां पे ऐसे ही रैंडम कुछ एक्सपेंस के अकाउंट ले लिए, कुछ इनकम के अकाउंट ले लिए, ठीक है। कैन आई से एक्सपेंसेस आर टिपिकली डेबिटेड, इनकम्स आर टिपिकली क्रेडिटेड, ऐसे ही होता है। तो मैं ऐसे रैंडम कुछ यहां पे डाल के रख दे रहा हूं, एक्सपेंसेस के डेबिट में आपको कुछ अमाउंट्स दिख रहे हैं और इनकम के क्रेडिट पे कुछ अमाउंट दिख रहा है, ऐसे ही दिखता है लेजर में, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे क्या करना है, इन सारे एक्सपेंस और इनकम को इकट्ठा करना है। क्यों इकट्ठा करना है? सोच के देखो, एक्सपेंसेस इन टोटल कितने, इनकम इन टोटल कितने, जब ये पता चलेगा तभी तो कंपेयर करूंगा, और इनको कंपेयर करके तो मुझे पता चलेगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। कैन आई से सो? ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज माई प्रॉफिट। ये सारी चीजें मैंने क्यों किए हैं? क्योंकि आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज माई प्रॉफिट, और उसी के लिए मैं एंड में बनाने जा रहा हूं मेरे लेजर में ही। आई रिपीट, आई विल बी मेकिंग इन माई लेजर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 अलग अलग अकाउंट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम फाइनल अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं दोनों का अलग अलग नहीं बता रहा हूं, फिलहाल मैं मर्ज करके बता रहा हूं आपको। सो व्हाट वी डू एक्चुअली इज we close all these expense and income accounts and we bring them to the trading and P&L account. ठीक है, this is what we do. अब ये कैसे किया जाता है, देखो एक एक करके देखते हैं। पहला एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है, वहां पे डेबिट पड़ा हुआ है, बराबर, मुझे उसको क्लोज करना है। क्या करूंगा वहां कर दूंगा क्रेडिट,
ठीक है, वहां पे मैंने क्रेडिट कर दिया, अब ट्रांसफर करके कहीं तो लाना है, अगर वहां क्रेडिट किया डेबिट कहां करूंगा, उसी के लिए तो मैंने बनाया ट्रेडिंग पीएनएल, तो उसे कहां लेके आऊंगा, उसे ले आऊंगा मैं ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में। मतलब मैं क्या कर रहा हूं समझ रहे हो, मैंने एक्सपेंस अकाउंट को ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कैन यू सी द जर्नल एंट्री दैट आई पास देयर? क्या जर्नल एंट्री पास किया मैंने? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। समझ रहे हो, दिस इज द प्रोसेस दैट वी डू टू ऑल एक्सपेंस एंड इनकम अकाउंट। ठीक है, अगला एक्सपेंस अकाउंट दिख रहा है, वहां पे भी डेबिट पड़ा है, क्लोज करना है, वहां करूंगा क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट पड़ा है तो यहां पे करूंगा क्रेडिट, और उसे भी कहां ले आऊंगा, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। अगेन आई पास एंट्री ट्रेडिंग पीएनएल डेबिट टू एक्सपेंस। ठीक है, अगला क्या दिख रहा है, इनकम, वहां पे क्रेडिट पड़ा हुआ है, क्लोज करना है, अब क्या करूंगा मैं, अब इनकम को करूंगा डेबिट और ट्रेडिंग पीएनएल को करूंगा क्रेडिट। समझ रहे हो, ऐसे कितने एक्सपेंस इनकम अकाउंट होंगे, बहुत सारे होंगे, इन सबको इसी तरह से मैं ट्रांसफर कर देता हूं टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो ठीक है, अब जरा समझने की कोशिश करो सब लोग। कहना है से कि मैंने ऐसे एक एक एक्सपेंस इनकम सबको अगर ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर दिया, यानी सारे इंडिविजुअल एक्सपेंस और इनकम अकाउंट अब बाय द एंड ऑफ द ईयर क्लोज हो गए, खत्म हो गए, और वो अल्टीमेटली कहां आ गए, ट्रेडिंग पीएनएल में आ गए। सो व्हाट इज ट्रेडिंग पीएनएल? कैन आई से दैट ट्रेडिंग पीएनएल इज समरी ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम मेड इन द लेजर? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ठीक है, what is this? This is summary. So instead of showing the external users individual expense और income के account, मैं उनको क्या दिखाऊंगा, ट्रेडिंग पीएनएल। बैंक वाले के पास जब मैं लोन मांगने जा रहा हूं, वो अगर मेरा प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहता है तो मैं उसको इंडिविजुअल एक्सपेंस और इनकम ना दिखाते हुए मैं क्या दिखाऊंगा उसे, ट्रेडिंग पीएनएल। समझे बात को? इसी को हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में जब प्रेजेंट करते हैं हम इसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। एक ही चीज है, ठीक है, ये समझा सबको? क्लियर? अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पर भी कैन आई से कि मुझे क्रेडिट साइड में सारे के सारे इनकम दिखाई देंगे और मुझे डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंस दिखाई देंगे, बराबर? तो कैन आई से कि मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, सारे एक्सपेंस एक साथ, सारे इनकम एक साथ। नाउ आई एम इन अ पोजीशन टू कंपेयर देम। कंपेयर करके अगर इनकम ज्यादा है तो मैं कहूंगा कि मुझे हुआ प्रॉफिट। इफ क्रेडिट साइड इज मोर, दैट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, एंड इफ डेबिट साइड इज मोर, यानी खर्चे ज्यादा है, दैट रिप्रेजेंट्स लॉस। क्लियर? इतना जम गया? चलो बहुत बढ़िया। तो यही मैं आपको तब समझाने की कोशिश कर रहा था। व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ये बात अब क्लियर हो गया सबके मन में? ओके, अब नेक्स्ट, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट बोले तो कोई भी पर्सन जिससे पैसे लेने हैं या किसी पर्सन को पैसे देने हैं, बराबर? अच्छा, रियल अकाउंट बोले तो असेट, बराबर? अब जरा सोच के देखो, मान के चलो मुझे हिमांशु से पैसे लेने हैं, ठीक है, मुझे हिमांशु से 10,000 रुपए कलेक्ट करने हैं, मान लो ऐसा, ठीक है। मेरा ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया तो मैं अभी हिमांशु के, लकी है यार तू, ईयर एंड हो गया यार, वरना मैं पैसे वसूल कर लेता तुझसे, ईयर एंड हो गया, जा ऐश कर, ऐसा बोलूं? छोड़ूंगा क्या मैं अपने पैसे? या मान के चलो मुझे श्रेयस को पैसे देने हैं, उल्टा कर लो, श्रेयस को मुझे पैसे देने हैं, 10,000 रुपए मुझे देने हैं, ईयर एंड हो गया तो मैं श्रेयस को बोलता, श्रेयस बैड लग यार, टाइम अप, ईयर एंड हो गया, टाटा, ऐसा बोलू क्या? छोड़ेगा क्या वो अपना पैसे? नहीं ना। तो अगर ईयर एंड हो गया तो कोई पर्सनल अकाउंट क्लोज नहीं होता, ये कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अरे ईयर एंड हो गया तो क्या हो गया, अगले साल वसूल करेंगे, उसमें क्या हुआ? गेटिंग मी? इसी तरह से जस्ट इमेजिन, सपोज श्रीराम के पास, ठीक है, उसने एक ब्रांड न्यू मैकबुक खरीदा, मैकबुक प्रो, ठीक है, और ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया तो ईयर एंड हो गया तो मस्त, तो उसने क्या किया, संदल वंदल बुलाया और मस्त गुलाल बुलाल लगाते हुए नाचते नाचते मस्त किसी नदी में गया और उसको विसर्जन दे दिया। ईयर एंड हो गया ना, तो विसर्जन देंगे क्या? नहीं ना। कैन आई से कि इट कैन स्टिल बी यूज्ड, तो इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड भाई, उसको आगे चल के यूज करेंगे। अगर मेरे पास कैश बैलेंस बच गया ईयर एंड में तो क्या करूं, कैश पार्टी,
ओए पार्टी नहीं करना, उसको यूज करना है भाई अगले साल. Getting me? So these balances are to be carried forward. So when I talk about personal account or real account, these balances are always carried forward to the next accounting period. ये क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है. अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. देखो, जैसे मैंने यहां पे दो अकाउंट बनाए, एक को मैंने बताया रिसीवेबल, दूसरे को बताया पेएबल. ठीक है. और रियल अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है एसेट. रियल अकाउंट बोले तो एसेट्स. ठीक है. अगर रिसीवेबल है, कैन आई से इट विल ऑलवेज कैरी डेबिट. रिसीवेबल का मतलब ही क्या समझा था हम लोगों ने? डेबिट. पेएबल का मतलब क्या समझा था? क्रेडिट. और एसेट्स विल ऑलवेज हैव अ डेबिट. बराबर. यही हमारा डेबिट क्रेडिट कोड लैंग्वेज है. ओके. मैं क्या करूंगा अभी? इनको क्लोज करूंगा क्या? नहीं, इनको कैरी फॉरवर्ड करूंगा. कैरी फॉरवर्ड करूंगा यानी अगले साल, नेक्स्ट ईयर, मैं यही वाले अकाउंट एज इट इज लेके आऊंगा. एज इट इज, सेम टू सेम. ठीक है. अब जब मैं ये कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं तो मेरा प्रोसेस कैसा होगा? ध्यान से देखना. पहले आपको दिख रहा है रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट पड़ा हुआ है, कैरी फॉरवर्ड करना है. उस साल वहां पे करूंगा क्रेडिट, लिखूंगा कैरीड फॉरवर्ड. और अगले साल मैं उसे लिखूंगा वापस ऑन डेबिट और लिखूंगा ब्रॉट फॉरवर्ड. क्या किया मैंने? वहां क्रेडिट, यहां डेबिट. एज इट इज वो वहां से यहां कैरी फॉरवर्ड हुआ. सो जब मैं उसे कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, इन दैट ईयर द क्लोजिंग बैलेंस, उसे मैं ऑपोजिट साइड में लिख रहा हूं, ये कहते हुए कि द बैलेंस इज कैरीड फॉरवर्ड. ठीक है. और अगले साल मैं उसे वापस से सही साइड में ले आ रहा हूं, ये कहते हुए कि द बैलेंस इज ब्रॉट फॉरवर्ड. गॉट इट? दिस इज डन विद ऑल द अकाउंट्स. अब देखो अगला क्या दिख रहा है? पेएबल. उसमें क्रेडिट पड़ा हुआ है, तो उसे मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा. कहूंगा कि मैं इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं और अगले साल वापस लाऊंगा ऑन द क्रेडिट, लिखते हुए कि मैंने उस बैलेंस को ब्रॉट फॉरवर्ड किया. सेम विल बी विद एसेट. डेबिट पड़ा हुआ है, मैं उस साल उसके क्रेडिट पे लिखूंगा, बैलेंस को मैं कर रहा हूं कैरी फॉरवर्ड, और अगले साल मैं उसे लिख लूंगा वापस से कहां पे? उसी एसेट अकाउंट के डेबिट में एज ब्रॉट फॉरवर्ड. कुछ जमा? ठीक है. इससे क्या वो अकाउंट खत्म हो गए? नहीं खत्म हुए. वो इस साल की चीजें अगले साल में चले गए. गेटिंग मी? ओके ठीक है. मुझे बताना ये रिसीवेबल अकाउंट, पेएबल अकाउंट, एसेट अकाउंट कहां बने हुए होंगे? ये कहां बने हुए होंगे? रिसीवेबल अकाउंट आपको आपके बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स में कहां मिल रहा होगा? कैपिटल अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट, पेएबल अकाउंट कहां मिल रहा होगा आपको? बैलेंस शीट में, आपके बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स में. अरे आपके लेजर में. ये एसेट अकाउंट कहां बना है? लेजर में. कैपिटल अकाउंट कहां बना है? लेजर में. समझ रहे हो बात को? ये जो कुछ भी बना है, एसेट अकाउंट, रिसीवेबल, पेएबल, सब कुछ आपके लेजर में बना हुआ है. ये कैरी फॉरवर्ड करके ब्रॉट फॉरवर्ड कहां कर रहे हो? लेजर में. ये सब चीजें हो रही है लेजर में. समझ रहे हो? लेजर को प्रिंसिपल बुक क्यों कहा जाता है? ठीक है. ये सारे के सारे लेजर में हो गए, तो फिर बैलेंस शीट कहां है? बैलेंस शीट भी तो पढ़ते हैं ना हम लोग. तो फॉर्मूला अनुसार मुझे एक बैलेंस शीट करके आंसर तो मिल गया, लेकिन बैलेंस शीट है ही कहां? ये तो सब कुछ लेजर में हो रहा है. ठीक है. लेकिन जरा समझने की कोशिश करो. इफ देयर इज एन एक्सटर्नल यूजर, बैंकर, ही वांट्स टू नो द डिटेल्स ऑफ कौन से अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए, बताओ मुझे. तो क्या मैं उनको ये लेजर दिखाऊंगा? नहीं ना. इसलिए मैं एक अलग से एक पेज में एक स्टेटमेंट बनाता हूं. उस स्टेटमेंट में मैं एक लिस्ट देता हूं. क्या दे रहा हूं? लिस्ट दे रहा हूं कि कौन से अकाउंट इस साल से अगले साल कैरी फॉरवर्ड हुए, और उस लिस्ट को मैं कहता हूं बैलेंस शीट. ठीक है. सो बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा होगा ना कि बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट. पढ़ा था ऐसा? तो बैलेंस शीट लेजर में बनता ही नहीं है. दिस इज अ सेपरेट स्टेटमेंट. ये अलग से बनाया जाता है एक पीस ऑफ पेपर में. ठीक है. तो बैलेंस शीट में हम लोग दो साइड अगर देखते हैं तो एक साइड होता है लायबिलिटी साइड, एक साइड होता है एसेट साइड. मैं परंपरा अनुसार इसको मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को भी वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसा बुक्स में लिखा हुआ है. ठीक है. लेकिन लेट मी टेल यू, ICAI के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के मुताबिक दिस फॉर्मेट हैज बीन स्क्रैप्ड. ऐसा फॉर्मेट अभी नहीं चलता. ठीक है. ICAI ने नया फ्रेमवर्क निकाला है. अगर आपने कंपनी अकाउंट्स पढ़ा है और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने पढ़े हैं, तो एग्जैक्टली उसी तरह का स्टेटमेंट नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को भी फॉलो करने का रेगुलेशन इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी रिलीज कर दिया है. ठीक है.
वो अलग बात है कि आधे से ज्यादा जनता को यह अभी तक मालूम भी नहीं है। स्टूडेंट्स को तो भूल जाओ, ठीक है। सो आप लोग ये जान के आगे बढ़ो कि ये फॉर्मेट हैज बिन स्क्रैप्ड। मैं फिर भी आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे किताब में भी यही फॉर्मेट लिखा हुआ है, मॉड्यूल में भी यही फॉर्मेट लिखा है, ठीक है। फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन अगर आया एग्जाम में, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, इसी में मार्क्स मिलेंगे आपको, इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं। ओके, चलो ठीक है। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी साइड, व्हाट इज एसेट साइड? सर लायबिलिटी साइड बोले तो इसमें लायबिलिटीज लिखना पड़ता, एसेट साइड बोले तो इसमें एसेट लिखना पड़ता। रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ नाम दिया है उसका, ठीक है। व्हाट इज लायबिलिटी साइड? लायबिलिटी साइड इज एक्चुअली अ लिस्ट। कौन सा लिस्ट? लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस विच आर कैरीड फॉरवर्ड। जो जो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस थे और जिनको हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया था, इसका लिस्ट लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, जिसे हम लोग नाम दे देते हैं लायबिलिटी साइड, ठीक है। और ऐसा क्यों दिया जाता है नाम? क्योंकि आप सोच के देखो एक बार, कौन से अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कैरी कर रहे हैं? असेट कर रहा है क्या? रिसीवेबल कर रहा है क्या? सिर्फ पेएबल कर रहा है, बराबर। अब पेएबल कोई क्रेडिटर की तरफ भी हो सकता है, पेएबल कोई लोन का भी हो सकता है, और पेएबल कैपिटल भी हो सकता है। कैन आई से सो? तो ये सब यहां पर आ रहे हैं, इसलिए इनका नाम दिया जाता है लायबिलिटी साइड। ये सारे पेएबल्स है, ठीक है। तो असेट साइड क्या होगा? असेट साइड इज द लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंसेस व्हिच आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। ये क्लियर हुआ? सो व्हाट इज बैलेंस शीट? व्हाट इज बैलेंस शीट? कैन आई से इट इज द समरी of all the personal and real accounts which are carried forward to the next accounting period. समझे बात को? तो फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट का क्या पर्पस होता है, ये समझ में आ रहा है? ये पर्पस ये है कि हम समरी दिखा रहे हैं। ट्रेडिंग P&L क्या बता रहा है मुझे? नॉमिनल अकाउंट्स का समरी। बैलेंस शीट क्या बता रहा है मुझे? पर्सनल और रियल अकाउंट्स का समरी, ठीक है। अब इसको और गहराई में हम लोग फाइनल अकाउंट्स में ले जाएंगे, वहां देखेंगे, ठीक है। कैन आई अज्यूम कि अब फाइनल अकाउंट्स जब हम लोग देखेंगे तो कम से कम समझ के देखेंगे, सिर्फ रट के नहीं देखेंगे कि हाँ यार ये इसका ऐसा लिखना पड़ता वैसा लिखना पड़ता। ओके, बस यही रिक्वायरमेंट है सीए बनने के लिए। अगर 11th 12th होता तो फॉर्मेट बेस्ड पढ़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां पे समझना जरूरी है, वरना इंस्टीट्यूट खेलने लगता है हमारे साथ। ओके, ये क्लियर हो गया सबको? अब हम लोग लौट के आते हैं यहां पे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बुक में आ गए। आपको यहां पे कुछ दिखाई दे रहा है ना? ईयर 1 में ऐसे कुछ तो भी दिखाई दे रहा है, ऑलराइट। ईयर 1 में ऐसा तो दिख रहा है, उसके बाद ईयर 2 में भी यही चीजें एज इट इज दिखाई दे रहे हैं, बराबर। तो हम लोग अब इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, ईयर 1 में आपको एक दिख रहा है COGS अकाउंट। COGS का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब आपको दो अमाउंट्स दिख रहे हैं वहां पे, एक 515 और उसी के नीचे एक 5 लाख दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो भैया ये जो है ना, ये सही अमाउंट था, लिखना था 5 लाख, लेकिन मैंने गलती से क्या लिख दिया? मैंने गलती से लिख दिया 5,15,000, ठीक है। ये गलती हुई है, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन देयर। 5 लाख लिखना चाहिए था, मैंने 5,15,000 लिख दिया। अब इसी तरह से देखते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। S&A का मतलब हुआ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये नाम याद रखना, COGS, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब फाइनल अकाउंट्स में पढ़ना ही है अपने को अभी, ठीक है। क्योंकि देखो देयर आर 2 थिंग्स फाइनल अकाउंट्स में, आप लोग 2 चीजों पे अक्सर बच्चे नजरअंदाज करते हैं। ये 2 चीजों का नाम है, एक को कहते हैं ग्रुपिंग और एक को कहते हैं मार्शलिंग। नाम सुना है? ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग, नाम नहीं सुना? ठीक है, तो ये चीज हम लोग को फाइनल अकाउंट्स में सीखना है। व्हाट आई एम राइट नाउ टेलिंग यू इज पार्ट ऑफ ग्रुपिंग, ठीक है। तो इसको देखेंगे, वो फाइनल अकाउंट्स के लिए छोड़ देता हूं मैं अभी। तो ये नाम से फैमिलियर होना होगा आपको, ठीक है। तो देखो अभी 185,000 दिख रहा है, अमाउंट होना चाहिए था 2 लाख, अमाउंट होना चाहिए था 2 लाख, और मैंने गलती से क्या लिख दिया? 1,85,000, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस में कुछ अलग अमाउंट नहीं दिख रहा है, यानी अदर एक्सपेंसेस इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं हुई है। सेल्स अकाउंट में 10 लाख है, कोई और अमाउंट दिख नहीं रहा वहां पे आजू बाजू में, तो सेल्स अकाउंट इज करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। अदर इनकम में 50,000 का क्रेडिट होना चाहिए था, आपको क्या दिख रहा है? कुछ हुआ ही नहीं, ओमिशन, ठीक है। अच्छा, रिसीवेबल थे 6 लाख, ठीक है, लेकिन ये कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है 5,80,000, यहां पर भी गलती हुई है। इसी तरह से पेबल, ये दिखना चाहिए था 3.5 लाख,
और गलती हुई है और हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे 3,20,000, ऐसे अलग अलग गलतियां हुई है। ठीक है, चलो ठीक है। एक बार सब लोग रफ में कैलकुलेटर ले लो जरा, यहां मत लिखना, कैलकुलेटर ले लो सिर्फ। जिन जिन में डेबिट है ये तो पहचान लोगे ना कहां कहां डेबिट है, तो सिर्फ वो डेबिट वालों का सही अमाउंट लेते हुए टोटल लेंगे अपन अभी, सही अमाउंट लेते हुए। देखो सीओजीएस में 5 लाख, सीओजीएस में 5 लाख डेबिट, प्लस सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में 2 लाख, अदर एक्सपेंसेस में 1 लाख, सही वाला अमाउंट ले रहा हूं मैं। हां, सेल्स में क्रेडिट है छोड़ दो, अदर इनकम क्रेडिट है छोड़ दो, रिसीवेबल में प्लस 6 लाख। ठीक है, प्लस उसके नीचे 3 है जिनमें कोई गलती नहीं हुई है, एसेट के प्लस 25 लाख। कितना दिख रहा है टोटल? 39 लाख। चलो एक बार चेक करते हैं क्रेडिट अभी। ठीक है, क्रेडिट पे सीओजीएस, एसएनए, अदर एक्सपेंस ये सब तो डेबिट थे, छोड़ दो उनको। सेल्स 10 लाख, प्लस अदर इनकम का सही वाला अमाउंट लेना 50,000, प्लस पेएबल का सही वाला अमाउंट लेना 3.5 लाख। ठीक है, प्लस कैपिटल के 15 लाख, प्लस लाइबिलिटी के 10 लाख, 39 लाख। मतलब अगर सब सही होता तो टैली होता बराबर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन हमने सब सही किया क्या? नहीं, हम लोगों ने गलत करके रख दिया है। ठीक है, चलो अब ये गलत तो किया है, तो हम लोग अब बना रहे हैं ट्रायल बैलेंस। अब जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, गलत वाले फिगर्स लेकर ट्रायल बैलेंस बनाओ। हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोगों ने गलती की है। ठीक है, तो सीओजीएस एक एक करके लिखते हुए चलते हैं। यहां पे सबसे पहले लिख दो सीओजीएस। ट्रायल बैलेंस में कौन सा अमाउंट दिख रहा है? 5,15,000। सही अमाउंट इज 5 लाख, लेकिन मैंने अभी तक रेक्टिफिकेशन किया नहीं है, इसलिए 5,15,000 ट्रायल बैलेंस में दिख रहा होगा। बराबर है? सानी का बुक नहीं मिला है ना? हाँ, ओके। एसएनए, एसएनए 1,85,000। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस 1 लाख बराबर। सेल्स क्रेडिट 10 लाख। अदर इनकम दिख ही नहीं रहा, क्यों? पोस्ट ही नहीं हुआ ना, अदर इनकम ट्रायल बैलेंस में आया ही नहीं। ओके, उसके बाद रिसीवेबल, रिसीवेबल 5,80,000। पेएबल 3,20,000। असेट 25 लाख। कैपिटल 15 लाख और लायबिलिटी 10 लाख। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाना अभी आ गया ना सबको? ट्रायल बैलेंस बनाने में तो दिक्कत नहीं जा रही ना? देखो टोटल मैच हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। डेबिट का टोटल आ रहा है 38,80,000 और क्रेडिट का टोटल 38,20।
डिफरेंसेस ऑफ 60,000, क्रेडिट साइड कम पड़ रहा है भाई। ऐसे थोड़ा फ्लैशबैक, थोड़ा पास्ट में जाओ सब लोग। ऐसे कई बार हम लोग फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टैली नहीं होता था। टैली क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ एरर्स। ओके, हाँ बोलो, जूम करूं। ठीक है, अच्छा अगर ये 60,000 का डिफरेंस आ रहा है, लेट्स पुट इट इन सस्पेंस अकाउंट। देखो अगर मुझे चीजें क्लोज करने हैं तो उस डिफरेंस को वैसा नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे सस्पेंस अकाउंट में डालना ही पड़ेगा। तो सस्पेंस अकाउंट में मैं क्या करूंगा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट शॉर्ट पड़ रहा था ना, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। बराबर है? ओके, यहां पे एक खाली अकाउंट बना हुआ था, यह है सस्पेंस। ओके, यहां क्रेडिट भी लिखेंगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 60,000। ठीक है, कर लिया यहां तक सबने? ओके, अब जैसा कि मैंने अभी अभी आपको सिखाया वही चीज अब हमें करना है। हमें ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट में चीजों को समराइज करना है। कैसे करेंगे? एक एक करके अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। सीओजीएस, देखो सबसे पहले ऊपर वहां पे लिख के रख लो, सीओजीएस इज अ नॉमिनल अकाउंट एन, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नॉमिनल अकाउंट एन, अदर एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, सेल्स नॉमिनल अकाउंट, अदर इनकम नॉमिनल अकाउंट, रिसीवेबल पर्सनल या असेट भी कह सकते हो चलेगा, पेबल पर्सनल, असेट रियल, कैपिटल पर्सनल, लाइबिलिटी पर्सनल। ये क्यों किया ऐसा? भाई कुछ क्लोज होते हैं और कुछ कैरी फॉरवर्ड होते हैं, पता तो होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके क्लोज करते हैं। सीओजीएस, सीओजीएस को क्लोज करने के लिए क्या करूंगा, यहां पे लिखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल 5,15,000, ट्रेडिंग एंड पीएनएल 5,15,000। ठीक है, वहां क्रेडिट किया, यहां डेबिट, सीओजीएस 5,15,000। बात को समझने की कोशिश करो। आपको वहां पे लिखा दिख रहा है अमाउंट की 5 लाख होना चाहिए था, लेकिन ये गलती मान लो अभी तक डिटेक्ट हम नहीं कर पाए और मुझे जल्दी है, तो मैंने वही 5,15,000 को ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करके रख दिया। गलत है, लेकिन डिटेक्ट नहीं कर पाए तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे? गेटिंग मी? तो मान लो कि वो जो 5 लाख का अमाउंट है ये हम लोग डिटेक्ट ही नहीं कर पाए। ओके, मैंने कहना है इससे कि सीओजीएस अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, कहां चला गया ये? ट्रेडिंग एंड पीएनएल में। ओके, चलो ठीक है। अब इसी के साथ साथ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग एंड पीएनएल 1,85,000। ये भी गलत है, लेकिन अगर डिटेक्ट ही नहीं कर पाया तो क्या करूंगा, वही जाएगा ट्रांसफर होकर ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 1,85,000 ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट में, एस एंड ए 1,85,000। आप सही सही देख रहे हो, आपने एस एन ए में क्रेडिट लिखा, क्रेडिट साइड में लिखा, और ट्रेडिंग पीएनएल के डेबिट साइड में लिखा। अब जर्नल एंट्री क्या पास कर रहे हो? ट्रेडिंग पीएनएल डेबिट, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्रेडिट। कैन आई से अब ये अकाउंट भी क्लोज हो गया।
ठीक है, इसी तरह से अब अदर एक्सपेंस में भी डेबिट पड़ा हुआ है, इसे भी क्लोज करेंगे। 1 लाख ट्रेडिंग एंड P&L 1 लाख, अदर एक्सपेंसेस 1 लाख, ठीक है, ये भी क्लोज हो गया। सेल्स, इसको भी ट्रेडिंग एंड P&L 10 लाख, खैर इसमें कोई गलती नहीं थी। सेल्स 10 लाख, एक बार खुद सोच के देखो, अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड कैसा बना हुआ है। ट्रेंड ये बना हुआ है कि हम लोग ट्रेडिंग का और P&L का फॉर्मेट रट्टा मारते हैं। सोच के देखो, डोंट यू थिंक कि दिस इज रॉन्ग? सीए बन रहे हैं और हम लोग ट्रेडिंग P&L का फॉर्मेट रट्टा मार के जा रहे हैं। कैसे सीए बनेंगे ऐसा करके जाएंगे? तो समझ रहे हो बात को? चलो, सेल्स हुआ, अदर इनकम है ही नहीं कोई बैलेंस। सेल्स तो क्लोज हो गया, अदर इनकम में भी कोई बैलेंस नहीं है, ये भी क्लोज हो गया, कुछ है ही नहीं। इसके आगे पर्सनल और रियल अकाउंट दिख रहा है, दैट्स इट, है ना। चलो, तो ट्रेडिंग P&L इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। ट्रेडिंग P&L इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट, इसको भी क्लोज करना पड़ेगा। आप किसी पर्सनल या रियल अकाउंट को हाथ लगाने से पहले सारे नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज करोगे। तो इसको क्लोज करते हैं, इसका बैलेंस निकालो कितना आ रहा है। $8 लाख पक्का, $2 लाख बैलेंस है, $2 लाख। इसको क्या कहेंगे? प्रॉफिट की लॉस। इनकम साइड ज्यादा है तो दिस इज प्रॉफिट, बराबर। क्या ये प्रॉफिट सही है? क्या मैंने गलतियां की है? बराबर, तो ये गलत है। ये 2 लाख एक्चुअली सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। वी आर नॉट रिपोर्टिंग द करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। लेकिन जब तक डिटेक्ट नहीं होता तब तक इसी के साथ चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये प्रॉफिट कहां जाएगा? ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो यहां से इधर आएगा ये 2 लाख। कहां से कहां आया? ट्रेडिंग P&L के डेबिट में और कैपिटल के क्रेडिट में। हम लोग इसे भी याद करते हैं, कैपिटल में ऐड होगा, बराबर। ये ऐड क्यों हो रहा है? बराबर समझो जरा इसे। 15 लाख क्रेडिट पे थे और 2 लाख क्रेडिट में ही आए, तो वो ऐड का इफेक्ट आ रहा है। अकाउंट्स में प्लस माइनस नहीं होता, अकाउंट्स में डेबिट क्रेडिट होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम प्लस माइनस लैंग्वेज में याद करते हैं। ओके, चलो देखो, जो करना है वो करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लस माइनस लैंग्वेज से एकदम अलग हो जाओ, हट जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं। करो चीजों को वैसे ही। शॉर्टकट अपने को एग्जाम में लगाना ही पड़ेगा, वरना 3 घंटे में खत्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक बार तो मतलब समझे कि वो हो क्या रहा है। गेटिंग मी? अगर वो मतलब समझे बगैर हम लोग आगे बढ़ गए तो फाउंडेशन क्या स्ट्रांग हुआ? समझ रहे हो? और ये स्ट्रांग नहीं हुआ तो इंटर और फाइनल में क्या होगा, ये समझ रहे हो? ठीक है, देखो ये चीज से मैं एक चीज कहना चाहता हूं। अगर कोई, मान लो हम लोग अगर ऐसा सोचते हैं कि यार मेरा ये वाला एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हुआ, मैंने एग्जाम दिया था, मेरा वो एग्जाम क्यों क्लियर नहीं हुआ। कभी कभी ना अच्छा भी होता है। सोच के देखो, मुझे अगर ये नॉलेज नहीं था और इसके साथ में इंटर और फाइनल में पहुंच जाता तो नुकसान हो जाता, प्रॉब्लम होता था। अच्छा हुआ अब मैं ये नॉलेज गेन करके वहां पहुंचूंगा तो मेरी इंटर और फाइनल की जर्नी स्मूथ हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? चलो, तो कभी कभी कुछ कुछ चीजें अच्छा भी होता है। चलो, ये हो गया। अब रिसीवेबल, पेएबल, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, सस्पेंस, इन सबको क्या करना है? कैरी फॉरवर्ड करना है। तो कैरी फॉरवर्ड करना है तो कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे? देखो, बैलेंस शीट दिख रहा है आपको, यहां पे जिनमें डेबिट था और कैरी फॉरवर्ड हुए उसकी लिस्ट लिखना है। यहां पे जिनमें क्रेडिट बैलेंस था और कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसका लिस्ट यहां लिखना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि भले ही आप लिखते वक्त वहां पे लायबिलिटी साइड, एसेट साइड लिखो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। समझो उस बात को। एक्चुअली यू आर राइटिंग 2 डिफरेंट लिस्ट, वन ऑफ डेबिट, वन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। चलो देखते हैं। रिसीवेबल डेबिट है, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा,
5,80,000। कहां लिख दूं इसे? यहां पे, बराबर, 5,80,000। और मैं चाहता हूं इसी साल, मतलब अगले साल के इसमें आ जाओ, बाजू में आ जाओ, ईयर 2, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में यहां लिखेंगे ब्रॉड फॉरवर्ड 5,80,000। ये रिसीवेबल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, बराबर। इसी तरह से पेबल, क्रेडिट है यहां पे 3,20,000 कैरीड फॉरवर्ड। कहां लिखूंगा? यहां, इधर, कैरीड फॉरवर्ड, पेबल कैरीड फॉरवर्ड, ठीक है। पेबल अकाउंट में लिख रहा हूं कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस शीट पे लिख रहा हूं पेबल अकाउंट 3,20,000। बैलेंस शीट में मैं लिस्ट लिख रहा हूं कौन से अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए। तो ये कौन सा अकाउंट है? ये पेबल अकाउंट है, ठीक है। अगले साल पेबल अकाउंट के क्रेडिट पे लिखूंगा ब्रॉड फॉरवर्ड 3,20,000। ये जो प्रोसेस है, ये इतने छोटे सम से आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, ये मत मुझे अच्छे से मालूम है। इसलिए आप लोगों से मैं एक मेहनत करवाने वाला हूं। एक आपके कॉन्सेप्ट बुक में ही एक जंबो क्वेश्चन एक बना हुआ है एंड में, ठीक है। दैट क्वेश्चन विल टेक अराउंड 2 to 3 days टू अस। अपने को 2 से 3 दिन लगेंगे उसको सॉल्व करने में। उसमें ये सारे मेहनत आपसे करवाऊंगा। मैं मेहनत करते वक्त आपको लगेगा अरे यार ये भी लिखना पड़ रहा है, वो भी लिखना पड़ रहा है, लेकिन वो पूरा खत्म जिसने किया, वो खत्म होने के बाद आपका दिमाग में अकाउंट्स ऐसा बैठेगा कि आप सीधा जाके रियल लाइफ में बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना शुरू कर दोगे। इस कदर आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस उसको सीरियसली लेना है, सीरियसली लेना है, ठीक है। मैं एंड तक यही कह रहा हूं कि अकाउंट्स को सिर्फ सीरियसली लो। आपका स्कोर चेंज ना हुआ तो देख लेना फिर, ओके। बस सीरियस रहना है, ओके। चलो भैया आगे देखते हैं। असेट अकाउंट कैरी फॉरवर्ड 25 लाख। कहां लिखूंगा इसे? बैलेंस शीट में, एसेट साइड में, असेट 25 लाख। अगले साल असेट अकाउंट में लिखो यहां ब्रॉड फॉरवर्ड 25 lakhs, ठीक है। कैपिटल कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? 17 लाख कैरी फॉरवर्ड। कैपिटल को यहां 17 लाख, नहीं ये कॉपी नहीं करना है साक्षी, नहीं तुमको देखना नहीं है। तुमको ना जहां मैं कहां लिख रहा हूं वहां से वहां पे तुमको बुक से देख के ही लिखना है, उसी में सीखोगे। देखो मैंने क्या लिखा, कैपिटल अकाउंट में लिखा कैरी फॉरवर्ड, इसमें क्रेडिट पड़ा हुआ है, इसलिए इसको मैं लायबिलिटी साइड में लिख रहा हूं, बिकॉज लायबिलिटी साइड इज द साइड विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट्स विच आर टू बी कैरीड फॉरवर्ड। तो यहां से देख के लिखो, ठीक है। अब बताओ लायबिलिटी में क्या करोगे? कैरी फॉरवर्ड कितना? 10 लाख। कहां लिखेंगे इसे? बैलेंस शीट के डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। कितने जन कह रहे डेबिट साइड? और कितने जन कह रहे क्रेडिट साइड? और कितने जन कह रहे कि सर दोनों ही नहीं? हिमांशु क्यों दोनों ही नहीं? क्रेडिट ना, ठीक है। अच्छा हिमांशु क्यों डेबिट भी नहीं क्रेडिट भी नहीं, क्यों? बैलेंस शीट में, एक मिनट, बैलेंस शीट में
हाँ, यस दैट्स द करेक्ट आंसर। भाई साहब बैलेंस शीट पे कोई डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता ही नहीं है, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग? बैलेंस शीट पे देयर इज नीदर एनी डेबिट साइड नॉर एनी क्रेडिट साइड, दो इट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ अ टी फॉर्मेट, बट देयर इज नो डेबिट और क्रेडिट साइड, इट इज नॉट एन अकाउंट। तो दिस वाज अ ट्रिक क्वेश्चन। मैंने पूछा कि डेबिट साइड में लिखेंगे कि क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जवाब है दोनों में नहीं लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में ना डेबिट साइड होता है ना क्रेडिट साइड होता है। ओके, सो ये आएगा लाइबिलिटी साइड या असेट साइड में। ओके, नाउ मैं क्या कह रहा हूं, देखो लाइबिलिटी साइड यानी क्रेडिट वाले साइड और ये डेबिट वाला साइड, बराबर। सो एज अ रिजल्ट लाइबिलिटी में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, तो ये कहां आएगा, यहां पर आएगा। भाई साहब मतलब हाँ हाँ, तो फिर मैंने साइड तो लिखा ही नहीं, मैंने साइड तो लिखा ही नहीं। मैं जब लिख रहा था मैं क्या बोल रहा था, ये है साइड ऑफ क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये है साइड ऑफ डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मैंने ऐसा कहा ही नहीं कि वो क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। ठीक है, देखो बात को समझने की कोशिश करो, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। एक बात मेरी बात सुनो, दूसरे देशों में भी बैलेंस शीट के ऐसे टी फॉर्मेट बनते हैं, लेकिन सब देश में इसी तरह का फॉर्मेट नहीं होता। यू गो टू यूएस, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी भी Amazon का फाइनेंशियल स्टेटमेंट गूगल करके देख लो, आप कोई भी ऐसे बड़े बड़े कंपनीज जो इनके गूगल करके देखो, उनके बैलेंस शीट में असेट्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देंगे और लाइबिलिटीज आपको राइट हैंड साइड में दिखाई देंगे, वहां उल्टा है। ठीक है, तो यही चीज समझो, बैलेंस शीट में कोई डेबिट या क्रेडिट साइड होता ही नहीं है। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट, इट कंटेन्स सिंपल लिस्ट। अब लिस्ट को आप इधर लिखो, उधर लिखो, उधर लिखो, इधर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, इट इज बेसिकली जस्ट अ लिस्ट। ठीक है, बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि जो क्रेडिट बैलेंस वाले लिस्ट है वो एक साथ आए और जो डेबिट बैलेंस वाले लिस्ट है वो एक साथ आए, बस। ओके, चलो ये हुआ। अब सस्पेंस अकाउंट, ये कौन से साइड में आना चाहिए, असेट साइड की लाइबिलिटी साइड? दैट्स द करेक्ट आंसर, इट डिपेंड्स। ओके, सस्पेंस अकाउंट कहीं पे भी आ सकता है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, वो कहीं पे भी आ सकता है, बट इट डिपेंड्स। अब यहां पर फिलहाल ये कहां आएगा, अभी तक मैंने एरर डिटेक्ट नहीं किए, सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है, इसी का मतलब अभी तक मैंने एरर डिटेक्ट नहीं किए, एंड नाउ इट इज कैरिंग अ क्रेडिट, तो इसे मैं यहां लिखूंगा सस्पेंस। इट कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट इज इन बैलेंस, राइट? So credit is in balance, तो इसे मैं कहां लिखूंगा, liability side, because that is the side where I am writing the details list of credit balance account which is carried forward. Okay, आप लोगों को एक बात बताता हूं मैं, जस्ट एक ऐसे ही मेरा एक पुराना स्टोरी बता रहा हूं। जब मैं 12th स्टैंडर्ड में था, एट दैट टाइम अकाउंट्स अच्छा लगता था। ठीक है, क्लास टेस्ट होते थे, अपन टॉप करते थे, क्लास में फुल मार्क्स मिलते थे, घमंड हो गया था, अच्छा लगता था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया था जब एग्जाम करीब आ रहा है, जब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं लिखे तो जा रहा हूं लेकिन क्यों लिख रहा हूं। मैंने क्लास में एक बार क्वेश्चन पूछा कि सर ये यहाँ पे ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो पूरे क्लास के सामने इंसल्ट कर दिया गया, ठीक है, डांट दिया गया, इंसल्ट कर दिया गया, रोना आ गया, लगभग चुप हो गया। 12th के क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछ सकते यार, क्यों पूछा तो डांट पड़ जाती है। ठीक है, तो डांट पड़ गई, ऐसा सब हो गया, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो सर थे जो पढ़ा रहे थे, वो सर को मैं अलग से बाद में जाके मिला, बोला सर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला, मैंने कुछ गलत क्वेश्चन पूछा क्या, डिड आई आस्क समथिंग रॉन्ग? तो वो सर ने मुझे अलग से लेके जाके बैठे और फिर मुझे बोला तूने जो क्वेश्चन पूछा वो गलत नहीं पूछा, लेकिन दिस वाज नॉट अ क्वेश्चन फॉर 12th स्टैंडर्ड। बोला क्यों सर? बोला देख 12th के बच्चों की लेवल नहीं है
कि वो ये चीज को समझ पाए। 12th के बच्चे जो 12th स्टैंडर्ड में होते हैं उनका वो लेवल नहीं है कि वो समझ पाए ना। मैं उसे किस तरह से ले रहा हूं, मैं इसे इस तरह से नहीं देख रहा हूं कि 12th के बच्चे हैं, मैं उसे अपने आप के ऊपर, क्योंकि मैं भी तो 12th का बच्चा हूं भाई। तो मुझे उस वक्त लगा यार दिस इज इंसल्टिंग, ऐसा कैसा मेरा लेवल नहीं है। आप बताओ तो सही सर, ऐसा कैसे नहीं समझेगा? आप ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हो कि 12th वाला का लेवल नहीं है? ठीक है, लेकिन ये बात मुझे बाद में समझ में आया जब मैंने खुद ने 12th पढ़ा है। फर्क है, मतलब 12th के हर बच्चा ऐसा नहीं होता। 12th में कुछ लोग होते हैं जिनको अगर ये कॉन्सेप्ट समझाया जाए 12th स्टैंडर्ड में वो समझ जाएंगे, लेकिन हर स्टूडेंट ऐसा नहीं होता, हर बच्चा नहीं समझ पाता है। सो एज अ रिजल्ट 11th 12th में कल्चर ही ये बन गया है कि वहां पर एक फॉर्मेट बेस्ड लर्निंग होता है। फॉर्मेट बेस्ड, हम सब वही फॉर्मेट बेस्ड लर्निंग करके आए हैं, आप भी मैं भी, कॉमर्स में। ठीक है, साइंस वाले सीधा लॉजिक समझते हैं, वो फॉर्मेट बेस्ड सीखे ही नहीं, वो सीधा लॉजिक समझते हैं। इसलिए मैं साइंस स्टूडेंट्स को कहता हूं कि दे आर लकी। ठीक है, लेकिन कॉमर्स वालों का गड़बड़ क्या हो जाता है कि वो 11 12 में फॉर्मेट बेस्ड लर्निंग हो चुका होता है, उसकी आदत पड़ चुकी होती है, और जब सीए करने आ रहे हैं फॉर्मेट बेस्ड लर्निंग से अगर आगे बढ़े तो इंस्टीट्यूट बैंड बजाएगा, तो वहां पे लॉजिक समझना जरूरी है। तो या तो हम फॉर्मेट बेस्ड ही कंटिन्यू करते हैं और फिर वहां पे जाके हम स्कोर नहीं कर पाते, सीए एग्जाम्स में नहीं कर पाते। 12th में लोगों ने 95, 96, 100 आउट ऑफ 100 लाने के बाद भी फाउंडेशन में फेल हुए लोग भी रहते हैं। ठीक है, if you are scoring 100 out of 100 in CA, in 12th standard, why that student fails in CA foundation accounts? Just because of this fact कि वहां फॉर्मेट बेस्ड चलता है, यहां नॉलेज बेस्ड चलता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ होता है। लेकिन एट दिस स्टेज जब कोई सीए फाउंडेशन की क्लास में बैठा है, यहां पे मेरा अजम्पशन यही है कि आप सबका वो लेवल है कि इस चीज को हम समझ पाएंगे, हम इस चीज को डाइजेस्ट कर पाएंगे। हम ऐसे नहीं है कि ये देख बाप रे बाप कुछ तो भी रे बाबा मैं नहीं पढ़ूंगा, हम ऐसे नहीं है, हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। हम इस लॉजिक को समझेंगे भी, अप्लाई भी करेंगे, क्योंकि सीए बन के तो वही करना है ना, बराबर। तो ये मैं आप लोगों से क्यों शेयर कर रहा हूं, ताकि आप लोग ये समझो इस बात को कि भाई साहब 12th में भले ही ये सब चीजें पढ़े थे, लेकिन इतनी गहराई में कभी नहीं पढ़े थे हमने। मानते हो ये बात? ये सीए में जरूरी है। ओके, चलो तो इनको यहां पर भी लिख लो जरा। ये अपन ने यहां नहीं लिखा, बाजू में एसेट अकाउंट में लिख लिया था, कैपिटल अकाउंट में लिखो, यहां क्रेडिट में ब्रॉट फॉरवर्ड। हाँ अच्छा पप्पा, मतलब पॉइंट ये है कि क्लास की जगह इधर ध्यान है इसका। चलो चलो लिखो ब्रॉड फॉरवर्ड। वैसे एक बात बताओ सबको, नहीं नहीं, ये टी शर्ट में ऐसा लिखा है, ये मैंने परचेस करते वक्त भी नहीं देखा था, ये मेरे को क्लास में पिछले बैच में किसी ने बताया था, सर सैटरडे लिखा है। बोला अच्छा इसमें सैटरडे लिखा है, मैंने खरीदते वक्त भी ध्यान नहीं दिया था। हाँ वो ठीक है, चलो 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 कैपिटल लिखो अभी 17 लाख, 17 लाख। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कितना था? 10 लाख, 10 लाख। ओके, एंड फफपेम्फ अकाउंट, फफपेम्फ अकाउंट, कैन आई से कि इधर भी बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड होगा? ओके, कितना बैलेंस है? जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे सब लोग। अक्सर इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है, रेक्टिफिकेशन इन द नेक्स्ट ईयर, ऐसे क्वेश्चन में आपको सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला यहां पे क्या सीखने मिला कि अगर पिछले साल के रेक्टिफिकेशंस नहीं हुए तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, बराबर। ओके, और सस्पेंस अकाउंट का पर्पस क्या होगा? मुझे इसे क्लोज करना है, खत्म करना है। ओके चलो ये हो गया, ये सब क्लियर। बैलेंस शीट टैली हो रहा है कि नहीं देख लो रे बाबा, चेक करो। हुआ टल्ली?
लेकिन सब सही है क्या? सही तो नहीं है, फिर भी टल्ली हो गया। तो बैलेंस शीट टल्ली होने से सब सही रहता है क्या? नहीं। 12th स्टैंडर्ड में हमारे बैलेंस शीट कई बार टैली होते थे, फिर भी मार्क्स नहीं मिलते थे। और मतलब एक चीज तो, और एक रूल था हमारा, बैलेंस शीट अक्सर टैली नहीं होता था तो अपन एसेट साइड का टोटल लिख के लायबिलिटी साइड में चुपचाप लिख देते थे। कितने जनों ने ऐसा किया है? मैंने तो किया है। बराबर। तो ठीक है, चलो ये हो गया। अब कैन आई से, जरा ध्यान से, हाँ, ये कुछ अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। कौन से अकाउंट क्लोज हो चुके हैं? सीओजीएस क्लोज हो गया है, एसएनए क्लोज हो गया है, अदर एक्सपेंस क्लोज हो गया है, सेल्स क्लोज हो गया है, अदर इनकम क्लोज हो गया है, ट्रेडिंग पीएनएल क्लोज हो गया है। बराबर। बाकी ये कुछ अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हुए। कौन से? रिसीवेबल, पेएबल, असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी एंड सस्पेंस। ठीक है, ओके। अब मुझे इसको करेक्ट करने का है। अगले साल में आ गए, ठीक है, मुझे अभी एक एक करके सोच समझ के सबको जवाब देना है। ठीक है, वन बाय वन लेट्स आइडेंटिफाई द एरर एंड लेट्स रेक्टिफाई। एवरीवन प्लीज फोकस। सीओजीएस क्या गलती दिखाई दे रहा है? सीओजीएस पे 5,15,000 डेबिट हुआ है, होना कितना चाहिए था? 5 लाख, यानी 15,000 ज्यादा डेबिट हो गया है। करेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। ओके, तो मैं अभी यहां पे क्रेडिट कर दूं क्या? अभी लिखना मत कोई, अभी लिखना मत कोई, यहां क्रेडिट कर दूं क्या? चलेगा? यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो मैंने एग्जांपल दिया था ना थोड़ी देर पहले। मान के चलो ये गणपति बप्पा का मूर्ति है, पिछले साल वाले गणपति बप्पा की मूर्ति में गलती हुई थी, तो मैं इस साल वाले गणपति बप्पा की मूर्ति को ठीक कर दूं? समझो बात को, पिछले साल का सीओजीएस अकाउंट वाज डिफरेंट, इस साल का सीओजीएस अकाउंट इज डिफरेंट। तो अगर पिछले साल के सीओजीएस में गलती हुई तो मैं इस साल के सीओजीएस को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। सो दिस इज रॉन्ग। सर तो कहां करूं? उसके लिए देखो कि ये कहां गया। सीओजीएस में गलती तो थी, लेकिन वो गलत चीज कहां गया? ये वाला गलत, ये यहां पे ये गलत था, ये कहां गया? ट्रेडिंग पीएनएल में, यहां गलत आया। बराबर। इसकी वजह से क्या गलत हुआ? प्रॉफिट गलत हुआ। प्रॉफिट कहां गया? कैपिटल अकाउंट में गया। हेंस मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गलत आया। ये जो 17 लाख बैलेंस है ये गलत है। अब मेरे पास यही बैलेंस यहां पे दिखाई दे रहा है 17 लाख। तो मुझे करेक्ट करना है, तो मैं किस अकाउंट को सुधारूं? कैपिटल अकाउंट को। लिखना मत, रुक जाओ। ठीक है, कैपिटल अकाउंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट। मानते हो ये बात? ओनर का अकाउंट। अक्सर देखना कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों में कैपिटल अकाउंट भी मांगते हैं लोग। शो मी द कैपिटल अकाउंट। जैसे इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर रहे हो, वहां पे आप देखना कि वो लोग आपसे कैपिटल अकाउंट मांगते हैं। शो मी द कैपिटल अकाउंट। अब जरा इमेजिन करो, गौरव ने कैपिटल अकाउंट सबमिट किया है इनकम टैक्स में। ठीक है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। ठीक है, गौरव ने कैपिटल अकाउंट सबमिट किया है जो कि है 5 पेज का। मुझे आदत है 1/4 पेज का कैपिटल अकाउंट देखने की। कैपिटल अकाउंट कितना बनता है? छोटा सा ही बनता है। इसने 5 पेज का कैपिटल अकाउंट दिखा दिया। मैं उसको स्टडी कर रहा हूं तो रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन रेक्टिफिकेशन, 5 पेज के रेक्टिफिकेशन। अब मुझे क्या लगेगा? मैं इनकम टैक्स का ऑफिसर हुआ, मुझे शक नहीं होगा भी गौरव के ऊपर, भाई इतने रेक्टिफिकेशन, ये तो गलती पे गलती कर रहा है यार, एक काम कर इसका डिटेल चेकिंग करते हैं, है ना? तो इसको और नोटिस भेजूंगा मैं, फंसेगा ना बेचारा। समझ रहे हो? कैपिटल अकाउंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट। अगर यहां मैं डायरेक्टली एक एरर को रेक्टिफाई करूं तो मेरा कैपिटल अकाउंट का साइज बढ़ जाएगा, और वो साइज बढ़ जाएगा तो वो गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। समझ रहे हो? इसलिए हम कैपिटल अकाउंट को सुधारना तो है, लेकिन इंडिविजुअली नहीं। इसके लिए हम एक दूसरे अकाउंट का सहारा लेंगे। इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, देखो ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग नाम देखोगे, बहुत सारे अलग अलग नाम देखोगे। इन नाम में डिफरेंस समझना जरूरी है। लिसन टू मी, व्हेन आई से प्रॉफिट एंड लॉस, दैट अकाउंट इज मेड टू कैलकुलेट करंट ईयर्स प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब
करंट ईयर का प्रॉफिट और लॉस पता करने के लिए बना रहा हूं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब पास्ट ईयर के प्रॉफिट का गलतियां सुधारने के लिए आई मेक प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. व्हेन आई से प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, क्या समझ में आ रहा है? पास्ट नॉमिनल अकाउंट्स के रेक्टिफिकेशंस करने के लिए पीएनएल एडजस्टमेंट. एक और नाम देता हूं, पीएनएल सस्पेंस. पीएनएल सस्पेंस फ्यूचर प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के लिए अगर मुझे बनाना पड़ा, बनाया जाता है पीएनएल सस्पेंस. फर्क देख रहे हो? पीएनएल फॉर करंट ईयर, पीएनएल एडजस्टमेंट फॉर पास्ट एडजस्टमेंट्स, पीएनएल सस्पेंस फॉर फ्यूचर एडजस्टमेंट्स. ठीक है? पीएनएल सस्पेंस आप देखोगे कहां? डेथ ऑफ पार्टनर में, पार्टनरशिप डेथ ऑफ पार्टनर, वहां देखोगे आप पीएनएल सस्पेंस. ठीक है? डेथ कभी भी हो सकता है, सडनली इन बिटवीन. ठीक है? लेकिन इसका पीएनएल एडजस्टमेंट आगे चल के होगा. ठीक है? जब फाइनलाइजेशन होगा. तो अभी तो डेथ हो गई, रिलेटिव्स आ गए, पैसे दे दो, कैसे देंगे? तो वहां पे गेस करके हम उसे पैसे देते हैं, तब एडजस्टमेंट दिखा जाता है इन पीएनएल सस्पेंस. दिस इज अ फ्यूचर एडजस्टमेंट. ठीक है? एक और नाम आता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन. पार्टनरशिप में देखोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन. एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है बंटवारा. बंटवारा, गेटिंग मी? तो कई बार प्रॉफिट्स में ऐसे भी हिस्से होते हैं जब एक से ज्यादा ओनर होते हैं तो उस प्रॉफिट का बंटवारा होता है. तो वो बंटवारा कहां होता है? वो होता है इन एप्रोप्रिएशन. पर्पसेस के मुताबिक अलग अलग अकाउंट. फॉर करंट ईयर्स प्रॉफिट कैलकुलेशन पीएनएल अकाउंट. फॉर पास्ट एडजस्टमेंट्स कौन सा? पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए कौन सा? पीएनएल एडजस्टमेंट. फ्यूचर एडजस्टमेंट के लिए कौन सा? पीएनएल सस्पेंस. और सिंपल प्रॉफिट का बंटवारा करना हो तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन. ठीक है? चलो ठीक है. तो मैंने यहां पे क्या बनाया? पीएनएल एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट्स को करेक्ट करने के लिए. तो मैं भी क्या करूंगा, देखो, मुझे सीओजीएस को क्रेडिट करना था. कितने से? 15,000 से. तो मैं सीओजीएस को क्रेडिट ना करते हुए पीएनएल एडजस्टमेंट को क्रेडिट करूंगा. किसे करूंगा मैं? पीएनएल एडजस्टमेंट को. इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग सीओजीएस आई विल क्रेडिट पीएनएल एडजस्टमेंट. यहां लिखूंगा 15,000. ठीक है? लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो गलती थी ये मेरे पिछले साल के सस्पेंस अकाउंट को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो कि ऊपर दिख रहा है, बैलेंस है उसमें. तो इसका रेक्टिफिकेशन एक्चुअल में क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट. ओके? ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो क्रेडिट पीएनएल एडजस्टमेंट में आना चाहिए था, यानी सीओजीएस में आना चाहिए था, ये वहां उस साल नहीं आया, तो ये सस्पेंस अकाउंट में चला गया. ठीक है? तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में चला गया ये 15,000. अब मुझे उसे करेक्ट करना है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट भी करना होगा. गेटिंग मी? तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं सस्पेंस अकाउंट को कर रहा हूं डेबिट और पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को कर रहा हूं क्रेडिट. ओके? दिस इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन. यहां पर वैसे तो लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस यहां लिखना रेक्टिफिकेशन ऑफ सीओजीएस. देखो, ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूं इन सब के शॉर्टकट ट्रिक्स है. मैं खुद भी आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेकिन ये बुक कौन सा बुक है? कॉन्सेप्ट बुक. बराबर? तो यहां पर हम लोग को किस चीज पे फोकस करना है? कॉन्सेप्ट पे. राइट? बिल्कुल हम लोग शॉर्टकट पे भी जाएंगे बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब, लेकिन एक बार तो कॉन्सेप्ट देख लो. ठीक है? ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मैं जानता हूं कितना भी कहूं कुछ लोग डर जाते हैं कॉन्सेप्ट से. डरो मत. ठीक है? सामना करो, बिल्कुल डट के सामना करो. ओके? चलो इसी तरह से अब नेक्स्ट एसएनए, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. क्या इसमें भी गलती हुई है? 2 लाख की जगह 185, यानी डेबिट कम हो गया, मुझे और डेबिट करना होगा. तो इफेक्टिवली मैंने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन को डेबिट करना चाहिए. करूं क्या इधर डेबिट? नहीं, इसकी जगह कहां डेबिट करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है? कितना था? 15,000 यहां पे कर दूंगा डेबिट. ठीक है? अच्छा, सिर्फ यहां पे डेबिट करने से काम होगा क्या? नहीं, मुझे और एक जगह पे इफेक्ट दिखाना होगा. कहां? सस्पेंस अकाउंट. ठीक है? तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट पे
ब्रैकेट में ऐसा लिखो, रेक्टिफिकेशन ऑफ S&A, यू आर एक्चुअली पासिंग अ जर्नल एंट्री। ये एरो मार्क्स से आपको वो जर्नल एंट्री रीडेबल होगा। क्या जर्नल एंट्री पास किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, देखो मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जैसे ही मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा, वो शॉर्टकट सुनने के बाद कहा अरे बाबा इतना तामझाम कर को बताया सर ने, ये ऐसा ही बता देना था ना। ठीक है, जब शॉर्टकट बताऊंगा आपको ऐसा लगेगा, लेकिन द पॉइंट इज कि ये तामझाम सीए बनने के लिए जरूरी है। ओके, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में यू वोंट बी गेटिंग अ क्वेश्चन एंड जस्ट एन आंसर। एक्चुअल लाइफ में यू विल बी डूइंग दिस। ठीक है, लेट मी टेल यू, आर्टिकलशिप में बहुत सारे बच्चे गाली खाते हैं। क्यों गाली खाते हैं? क्योंकि वो फॉर्मेट लर्न करके चले जाते हैं और एक्चुअल लाइफ में ये सब चीजें करने पड़ते हैं, तो वहां पे नहीं कर पाते वो लोग। गेटिंग मी? तो ये सब चीजें हमारे साथ ना हो, इसलिए इन चीजों को सीखो। ओके, चलो, शॉर्टकट्स अकाउंट्स में फायदा नहीं होगा, अकाउंट्स में आपको डिटेल सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज योर लाइफ इन फ्यूचर। आप यही चीजें फ्यूचर में करने वाले हो। ओके, चलो नेक्स्ट, अदर एक्सपेंसेस। गलती थी क्या? यहां गलती थी? नहीं, यहां कोई गलती नहीं है। सेल्स, कोई गलती नहीं है। अदर इनकम है रे बाबा, 50,000 का क्रेडिट होना चाहिए था, हुआ ही नहीं। क्या करूंगा फिर अभी? अदर इनकम तो है ही नहीं। इधर करूं क्या कुछ? नहीं। कहां लिखना पड़ेगा वो? पीएनएल एडजस्टमेंट में क्या करूं? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। अदर इनकम का क्रेडिट पीएनएल एडजस्टमेंट में 50,000। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहां क्रेडिट करने से काम होगा क्या? नहीं, इसको मुझे सस्पेंस से भी नलीफाई करना होगा। वर्ड्स देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? सस्पेंस से भी नलीफाई करना होगा, यानी सस्पेंस में ये गलत असर दिख रहा है, मुझे उसे कैंसल आउट करना होगा। ये जो गलती है, ये गलती सस्पेंस अकाउंट में पार्क होके रह गया है, तो इसको सुधारते वक्त मुझे उस सस्पेंस अकाउंट को भी क्लोज करना होगा। ठीक है, दिस इज रेक्टिफिकेशन ऑफ अदर इनकम। ठीक है, यहां पे लिखो पीएनएल एडजस्टमेंट 50,000, ऐसे सर्कल करके एरो मार्क्स ड्रॉ करके रखो ताकि इसको रिकग्नाइज कर पाओ। हमने जर्नल एंट्री पास किया है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अगला क्या गलती हुआ है? रिसीवेबल अकाउंट में गलती हुआ है ना? रिसीवेबल अकाउंट में क्या गलती हुआ है? 6 लाख की जगह 5,80,000 लिख दिया। डेबिट में गलती हुआ है। डेबिट कम की ज्यादा? कितना कम? तो मुझे और 20,000 से डेबिट करना होगा। क्या ये रिसीवेबल अकाउंट एज इट इज यहां पर भी है? यस है। तो क्या मुझे इसे भी पीएनएल एडजस्टमेंट में लिखना पड़ेगा? नहीं, इसके लिए मैं डायरेक्टली यहां पर ही डेबिट कर दूंगा 20,000। ये सुधर के हो गया 6 लाख। यस, सिर्फ यहां देखने से तो काम होगा नहीं, सेकेंड इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। कहां दिखाऊं? सस्पेंस अकाउंट। कुछ समझ रहे हो? ये गाना किसी जमाने में कोई जानता भी नहीं था जो गा रहे हैं ये लोग। सिर्फ आई गेस ये इतना पॉपुलर हुआ भी नहीं होता अगर किसी लड़के ने डांस किया होता तो।
हे भगवान, ये कहाँ पहुंच गया? वो लड़की की वजह से ही पॉपुलर हुआ, वो भी बोल रहा है मेरा दिल ये पुकारे आजा, वो वाला गाना गा रहा है। बस अब सब गा रहे हैं, बैठ गया अभी सबके दिमाग में, अभी शाम तक यही गाना चलेगा सबके दिमाग में। चलो आगे देखो, अभी रिसीवेबल झाला, पेएबल सही था कि गलत था? ये भी गलत था। क्या गलत था यार? 3.5 लाख की जगह 3 लाख 20, क्रेडिट कम कर दिया। सुधारने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कितना? 30,000। पेएबल अकाउंट है क्या इधर? है ना, तो यहीं पे करेक्ट करेंगे 30,000। लेकिन सिर्फ इधर क्रेडिट करने से काम होगा क्या? सस्पेंस को डेबिट भी करना होगा। बात को समझो, क्या सस्पेंस सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की वजह से इफेक्ट हुआ है? क्या सस्पेंस सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की वजह से इफेक्ट हुआ है? नहीं, नॉमिनल भी है, पर्सनल भी है, रियल कुछ भी हो सकता है भाई। सस्पेंस इज सस्पेंस, वो किसी भी अकाउंट की वजह से इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो यहां से इसको भी सस्पेंस में, इसको भी सस्पेंस में, वहां पे क्रेडिट किया, यहां पे डेबिट। पेएबल 30,000। एंट्री क्या पास किया आपने? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पेएबल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या एसेट में कोई गलती है? कैपिटल में, लायबिलिटी में, सारे गलती रेक्टिफाई हो गए? अच्छा, सारे गलती हो गए? पक्का? अगर सारे गलती रेक्टिफाई हो गए तो अब आपका सस्पेंस अकाउंट शुड क्लोज। देखो तो हो रहा है क्या? देखो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो रहा है कि नहीं, चेक करो। 95 योर सस्पेंस अकाउंट गॉट कैंसल्ड। दिस रिप्रेजेंट्स दैट यस वी रेक्टिफाइड ऑल एरर्स। अगर ये सारे एरर रेक्टिफाई नहीं होते तो मेरा सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज नहीं हुआ होता। समझ रहे हो? यही चीज को चेक करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए कहता है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चंस में अक्सर आपको ये सारे अकाउंट बनाने नहीं कहेगा, लेकिन 2 अकाउंट बनाने बोलेगा। एक सस्पेंस अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नहीं, पीएनएल एडजस्टमेंट में आते हैं, अभी रुको। अब पीएनएल एडजस्टमेंट, सस्पेंस तो क्लोज हो गया, दिस रिप्रेजेंट्स की सारे एरर्स रेक्टिफाई हो गए, लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट में बैलेंस है क्या? बैलेंस है? 1 मिनट जरा रुकना, वापस आओ यहां पे, सब लोग ध्यान देंगे। मुझे एक बात बताओ, मेरा पिछले साल का प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? लेट्स कैलकुलेट दैट। वी हैव द करेक्ट फिगर्स, सो लेट्स कैलकुलेट व्हाट शुड हैव बीन द करेक्ट प्रॉफिट। तो मेरा सेल्स था 10 लाख बराबर, और मेरे अदर इनकम थे 50,000 बराबर, यानी 10,50,000 के इनकम थे। मानते हो ये बात? खर्चे थे कितने? सीओजीएस था 5 लाख, एस&ए था 2 लाख, और अदर एक्सपेंस था 1 लाख। या पांडुरंगा रे, उठा ले रे बाबा, उठा ले। अरे हम सबको नहीं रे बाबा, उसको मोबाइल उठा ले। क्या है रे बाबा ये? किसका फोन था वैसे ये? भाई अच्छा, इसका पूरा नाम हर्षवर्धन है? ओ, मैं हर्ष सोचता था इतने दोनों से। ओके ठीक है, वर्धन भी है। हाँ, जो ऐसा रिंगटोन रख सकता है वो बंदा महान ही हो सकता है। बाप रे बाप। एक बार आफ्टर क्लास फिर से सुना ना, ठीक है? चलो, ओके ओके ओके। तो मेरा करेक्ट प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? कितने, किसी ने किया क्या कैलकुलेट वैसे? हाँ, शी इज द ओनली सिंसियर स्टूडेंट परहैप्स इन द क्लास। पता है क्या? श्रुति इज द ओनली सिंसियर स्टूडेंट, बिल्कुल सिंसियरली करती है सब चीजें। हाँ
बाकी सबका ध्यान भटकता है। कुछ लोग अभी चिढ़ रहे हैं यहाँ पे, सर व्हाई नॉट मी, हाँ व्हाई नॉट मी। ओमकार कल क्या हो गया था? नहीं तुम गाँव गए थे ना? देख के तो लगना नहीं है कि होली खेल के आ रहे हो। ठीक ठीक, अच्छा चलो श्रुति क्या रहा है प्रॉफिट? 1,50,000 आ रहा है सबका? दिस शुड हैव बीन द प्रॉफिट, ओके। हाँ 2,50,000। एक बार चेक करो सब लोग, प्रॉफिट कितना आना चाहिए था? ये दैट अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। मैं बोल रहा हूं कि क्या प्रॉफिट होना चाहिए था वो कैलकुलेट करना है, करो। हाँ तो बताओ ना क्या आंसर है फिर, कितना प्रॉफिट आना चाहिए था? हाँ हाँ तो क्या आया वो तो बताओ। राजेश्वरी को मैं कुछ भी पूछूं उसका आंसर पट से आ गया सर। अरे क्या है वो तो बताओ। 1,50,000, 2,50,000 की 1,50,000? श्रुति तुमने चेक किया क्या आ रहा है? 1,50,000, 2,50,000 क्या हो रहा है यार? ओके सब लोग मेरे साथ चेक करेंगे। इनकम सेल्स में होना चाहिए था 10 लाख और अदर इनकम होना चाहिए था 50,000, यानी 10,50,000 के इनकम होने चाहिए थे। इसमें से 5 लाख का खर्चा सीओजीएस माइनस, 2 लाख का एसएनए माइनस और 1 लाख का अदर एक्सपेंसेस माइनस, तो प्रॉफिट होना चाहिए था 2,50,000, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट आया कितना? प्रॉफिट आया 2 लाख, बराबर। तो मैंने जो गलतियां किए हैं उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट वॉज अंडर रिपोर्टेड बाय 50,000। मानते हो ये बात? ये बातों को समझो। इंस्टीट्यूट अगर रेक्टिफिकेशन में ट्रिकी क्वेश्चन पूछने का इरादा हुआ, जो कि इंस्टीट्यूट कर चुका है, इसके पहले कर चुका है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछ चुका है जिसमें लोग रो चुके हैं, तो यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझो इस बात को। व्हाट हैपेंड हियर? द प्रॉफिट वाज अंडर रिपोर्टेड बाय 50,000। प्रॉफिट होना कितना चाहिए था? 2.5 लाख, और दिखाया कितना गया है? 2 लाख। सो इट वाज अंडर रिपोर्टेड बाय 50,000। अब इसका असर देखो क्या है। प्रॉफिट अगर 2.5 लाख है तो कैपिटल अकाउंट में भी 2.5 लाख जाना चाहिए था, और हेंस मेरे कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अभी 17 लाख की जगह 17,50,000 होना चाहिए था। सोच के देखो, पिछले साल का कैपिटल अकाउंट में आ जाओ, देखो पिछले साल के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख ट्रांसफर हुआ है, दिख रहा है ये 2 लाख, ये 2.5 लाख होना चाहिए था। अगर ये 2.5 लाख होता तो बैलेंस कितना दिखता? 17,50,000। लेकिन इस गलती की वजह से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है 17 लाख, बराबर। अब हम लोग पीएनएल एडजस्टमेंट में इन्हीं नॉमिनल अकाउंट्स को करेक्ट कर चुके हैं। तो जरा ध्यान से देखना, ये जो यहां पे क्रेडिट साइड में दिख रहा है, दीज वर द इनकम ऑफ लास्ट ईयर जो रिकॉर्ड सही तरह से नहीं हुई, एंड दीज आर द एक्सपेंसेस ऑफ लास्ट ईयर जो पिछले साल सही तरह से नहीं रिकॉर्ड हुए। इसका बैलेंस निकालो जरा, देखो कितना आ रहा है बैलेंस, टोटल नहीं बैलेंस। 65,000 माइनस 15,000 कितना आ रहा है? ये वही डिफरेंस आ गया। सो दिस डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। क्या कर रहे हो आप? आपने ये एक एक गलती को कैपिटल अकाउंट में नहीं सुधारा, आपने इन गलतियों को पीएनएल एडजस्टमेंट में सुधारा, और आपने उनका नेट इफेक्ट निकाल लिया, और उस नेट इफेक्ट को आपने ट्रांसफर किया कैपिटल अकाउंट में। सो पीएनएल एडजस्टमेंट का बैलेंस कहां जाना चाहिए? कैपिटल अकाउंट में। इससे आपका पीएनएल एडजस्टमेंट क्लोज हो गया, बराबर। एंड कैन आई से नाउ दैट ऑल द अकाउंट्स हैव बीन रेक्टिफाइड? देखो ये सारे अकाउंट वैसे ही रह गए ब्लैंक, इनमें कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, क्योंकि ये नए अकाउंट है। पिछले साल वाले अकाउंट अलग थे, ये अलग अकाउंट है, इनमें कुछ नहीं किया। कहां किया? रिसीवेबल पेबल सुधार लिया। 5,80,000 दिख रहा था, 6 लाख दिखना चाहिए था, बराबर 6 लाख दिख रहा है। पेबल बराबर 3.5 लाख। असेट कैपिटल लायबिलिटी में
एसेट और लायबिलिटी में गलती नहीं था, कैपिटल में था। कैपिटल में 17 लाख दिख रहा था, जबकि दिखना चाहिए था 17,50,000, अब आ गया बराबर। समझ रहे हो बात को? सो इन शॉर्ट, हाउ डू वी रेक्टिफाई? रेक्टिफिकेशन आफ्टर ट्रायल बैलेंस वाला जो तरीका होता है वही होता है। सिर्फ एक छोटी सी चीज हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कभी भी रेक्टिफिकेशन में कोई भी नॉमिनल अकाउंट अगर आया तो हम उस नॉमिनल अकाउंट को रेक्टिफाई नहीं करते हुए हम रेक्टिफाई करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट को। सो अगर सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऐसे किसी भी नॉमिनल अकाउंट में रेक्टिफाई करना हो तो मैं उस नॉमिनल अकाउंट का नाम यूज ना करते हुए वहां पे क्या करूंगा? पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का यूज करते हुए रेक्टिफिकेशन करूंगा। बट डज दैट मीन कि सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा? सस्पेंस अकाउंट स्टिल आएगा, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट बाय द एंड, जब आपने सारे रेक्टिफिकेशंस कर लिए, क्लोज हो जाना चाहिए। लेकिन पीएनएल एडजस्टमेंट का जो बैलेंस है दैट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जिससे आपका कैपिटल अकाउंट का करेक्शन हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हम लोगों ने नेक्स्ट ईयर रेक्टिफिकेशन को ये यहां पर समाप्त किया, समझा। फाइनल अकाउंट्स का एक बेसिक भी हमारा हो गया। लेकिन एक चीज बताओ आपको, मॉड्यूल में गड़बड़ क्या होता है मैं बताता हूं। मॉड्यूल ने इस चीज को एक्सप्लेन वर्ड्स में किया और उसके बाद जो पहला क्वेश्चन डाला मॉड्यूल में, वो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा डाल देते नहीं, वो पहले क्वेश्चन में उन्होंने कर दिया टिकड़म। उन्होंने क्या किया कि अकाउंटेंट ने गलती की, उन्होंने उस क्वेश्चन में ऐसा डाला कि अकाउंटेंट ने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड नहीं किया, उसने सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को पीएनएल में डाल दिया। देखो सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस था, ये बैलेंस क्या होना चाहिए था? कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए था। उसने क्या कर दिया? इसको पीएनएल में डाल दिया, ठीक है। अगर ये 60,000 को ये पीएनएल में डाल देता तो ये 2 लाख भी नहीं आता प्रॉफिट, और कम हो जाता या ज्यादा हो जाता, जो भी होता, कुछ चेंज होता, बराबर। अगर वो चेंज हुआ तो अगले साल रेक्टिफाई करते वक्त सस्पेंस का बैलेंस भी पीएनएल एडजस्टमेंट के थ्रू ही रेक्टिफाई होगा। दिस इज समथिंग डिफरेंट, एक्सेप्शनल, हटके। ये क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेंट ने वैसा गड़बड़ करके रख दिया। लेकिन मॉड्यूल ने क्या किया, ये पूरा एक्सप्लेन करने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन डाल दिया जिसकी वजह से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ के भी हमारे समझ से बाहर चला जाता है। सो दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो मॉड्यूल ने किया है। मॉड्यूल यही करता है, समझाता है, फिर क्वेश्चन ही भारी डाल देता है, ठीक है। तो अपने को इसी को ढंग से समझना है, गलती ना हो, ठीक है। तो आगे चल के अपने को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से ये क्लियर होगा। ओके, आज घर जाके अच्छी तरह से इसको एक बार रिवाइज करना है सबको। आज का कॉन्सेप्ट थोड़ा भारी था लेकिन बहुत 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 ज्यादा जरूरी था। ओके, क्वेश्चंस करेंगे ना अपन आराम से कल, ठीक है। हाँ जी, यस, वो पहले तो ये करेंगे ना। देखो यहाँ पे इतने सारे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, ये सब लिखेंगे अपन अभी, ठीक है। तो टुमारो विल बी द लास्ट क्लास, तुम्हारा अपना ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। हाँ जी, हाँ अभी होगा ऑनलाइन, हाँ हाँ हाँ।